मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपने द हिंदू एडिटोरियल की वो कैब करेंगे। ये जो एडिटोरियल अभी अपनों ने लेटेस्ट अभी जो किया था प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस, वो ये एडिटोरियल है किलिंग गज़ा, यानी किलिंग गज़ा वाला गज़ का मतलब हाथी होता ही है। ऑन द किलिंग ऑफ एन एलिफेंट इन केरला, केरला में जो एलिफेंट की किलिंग हुई थी उसके ऊपर आपकी जो वोकेब थी वो वाली वोकेब है। बहुत अच्छी वोकेब है, इसके अंदर नई नई वोकेब आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगी। तो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। वही सेम पैटर्न तरीका रहेगा अपना इसको करने का वोकेब का, कि पहले आपके सामने वोकेब आएगी, उसके बाद में आपको क्या करना है, खुद से आंसर देने की कोशिश करनी है कि इस वोकेब का मीनिंग क्या। जल्दी जल्दी आपको क्या करना है, लाइव चैट के अंदर क्या करना है, उसका मीनिंग बताना है। उसके बाद में मैं उसका कंप्लीट एनालिसिस करवाऊंगा, आपको कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा वोकेब के सिनोनिम, एंटोनिम वगैरह सारी की सारी चीज़ें पिक्चराइज करके सब कुछ आपको वहाँ पे बताऊँगा, और करने का तरीका भी वहाँ पे बताऊँगा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट वोकेब को। तो फर्स्ट वोकेब आपकी आती है ट्रेचरस। अब जल्दी से मुझे इसका मीनिंग बता दो कि ट्रेचरस क्या होता है। जल्दी जल्दी इसका मीनिंग बताओ, फिर इसका कंप्लीट एनालिसिस करते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रेचरस, क्या मीनिंग होता है ट्रेचरस का। अब चलते हैं इसके कंप्लीट एनालिसिस पे। तो ट्रेचरस का मीनिंग होता है विश्वासघाती, बेईमान, अधर्मी, छली, बेवफा। ठीक है, विश्वासघाती होता है, बेईमान होता है, अधर्मी मतलब अधर्म करने वाला, धर्म के काम का छलावा करने वाला मतलब धोखा देने वाला, बेवफा का मतलब वफाई ना करने वाला। ठीक है, कोई भी पर्सन, तो वो होता है आपका बेवफा। तो ये इसका मीनिंग होता है ट्रेचरस का। मीनिंग की फॉर्म में बात करें, टेंडिंग टू बिट्रे, टेंडिंग का मतलब प्रवृत्ति हो, झुकाव हो, किसकी, क्या करने का, बिट्रे धोखा देने का। सिनोनिम में जाएं तो डेंजरस, डिसऑनेस्ट, डिसलॉयल। डेंजरस खतरनाक, डिसऑनेस्ट का मतलब ईमानदार ना होना, बेईमान, और डिसलॉयल का मतलब होता है, लॉयल का मतलब होता है भरोसेमंद पर्सन। तो डिसलॉयल का मतलब क्या हो गया, भरोसेमंद ना होना, इसका मतलब क्या, वफादार ना होना। ठीक है, लॉयल का मतलब वफादार होता है। एंटोनिम में चलें तो सेफ। ठीक है, डेंजरस की फॉर्म में बात करें तो उसका सेफ हो जाएगा, ऑनेस्ट हो जाएगा। डिसऑनेस्ट की फॉर्म में बात करें तो रिलायबल हो जाएगा, अगर मतलब भरोसेमंद पर्सन है। डिसलॉयल के रेस्पेक्ट में बात करें तो रिलायबल हो जाएगा। यूजेस में चलें तो इफ़ यू डिस्क्राइब, बताते हो, वर्णन करते हो, मतलब अंकित करते हो किसी को। इफ़ यू डिस्क्राइब समवन एज ट्रेचरस, उसको ट्रेचरस की फॉर्म में मानते हो, आप बोलते हो कि ये ट्रेचरस है। यू मीन, आपका मतलब होता है दैट, कि दे आर लाइकली टू बिट्रे यू एंड कैन नॉट बी ट्रस्टेड। मतलब क्या हुआ, उनके चांसेस होते हैं आपको बिट्रे मतलब धोखा देने के, बिट्रे का मतलब धोखा देना, और कैन नॉट बी ट्रस्टेड, उनका क्या नहीं किया जा सकता, ट्रस्ट, विश्वास नहीं किया जा सकता अगर किसी को आप ट्रेचरस क्या करते हो, डिस्क्राइब करते हो। एडिटोरियल में चलें तो यहाँ पे द ट्रेचरस यूज ऑफ ए फूड बॉम्ब, फूड बॉम्ब पाइनएप्पल का वो फूड बॉम्ब की तरह यूज़ किया गया था, उसके ऊपर था आपका द ट्रेचरस यूज ऑफ ए फूड बॉम्ब। आप बोलोगे सर ये तो कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। यहाँ पे देखो, ये ऊपर वाला यूजेस वाला मैं कंप्लीट सेंटेंस देता हूँ, और ये मैं कंप्लीट सेंटेंस नहीं देता। ये सिर्फ और सिर्फ ये बताने के लिए कि एडिटोरियल में ये कहाँ पे यूज हुआ था, उसके लिए आपको एडिटोरियल वाली जो वीडियो है उसको गो थ्रू करना पड़ेगा, अगर कंप्लीट मीनिंग लेना है उसका और कंप्लीट बात पढ़नी है, और यूज़ का सब्जेक्ट वगैरह कहाँ से सेटिस्फाई हुआ, ये सारा का सारा यहाँ पे यूज़ क्या है, आपका नाउन वगैरह कुछ भी है, जो भी है, एक्शन नाउन कुछ भी है, वो सारा का सारा देखने के लिए तो आपको एडिटोरियल में जाना पड़ेगा। ओनली हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे देता हूँ। तो यहाँ पे सेंटेंस ढूंढने की कोशिश मत करना कि ये सेंटेंस तो पूरा है ही नहीं, समझना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ हाईलाइटेड है, इसलिए डॉट डॉट लगा दिए मैंने, ये एडिटोरियल में मिलेगा आपको। पिक्चर में देखो तो ये कोई पर्सन है, आगे पर्सन क्या है, राजा है, और पीछे देखो ये क्या है, इसके हाथ में नाइफ है, चाकू लिए हुए। तो ये इसको क्या कर रहा है, बिट्रे कर रहा है, समझना चाहिए। इसको क्या किया, इसने बिट्रे किया है। मतलब ये जो पर्सन है पीछे वाला जो पर्सन है वो क्या है, ट्रेचरस है। किसके लिए, इस किंग के लिए। मतलब ये ट्रेचरस है, जिसने क्या किया, किंग को धोखा दिया है। अभी ये क्या करेगा, इसको मार देगा। ठीक है, पीछे से ये चीज़ यहाँ पे हो रही है। अब आपको यूज़ करना हो तो यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आजकल आपको पता ही है मैक्सिमम जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रेचरस ही होते हैं, अपना काम निकालते हैं, तो उनको ट्रेचरस ही बोला जा सकता है। ठीक है, आप यूज़ कर सकते हो ऐसे ही। मान लीजिए मज़े मज़े में यूज़ कर लो अपने फ्रेंड्स को कि तू ट्रेचरस है, तो वो बोले ट्रेचरस क्या होता है, तो उसके बाद में बोल दें कि बताना मत, कुछ टाइम तक उसको बताना मत, कुछ टाइम तक बताओगे नहीं तो या तो वो सर्च करेगा, सर्च कर लिया तो वो वैसे बोलेगा मैं ट्रेचरस कैसे भाई, तो आप बोला मत, वो क्या याद करना ना भाई, तू ट्रेचरस नहीं है, समझना चाहिए। इस तरीके से इसको क्या कर सकते हो, आप यूज़ कर सकते हो। अब नेक्स्ट वन वोकेब में अपने चले हैं, लेकिन आपको ट्रेचरस नहीं बनना, अपने को ट्रेचरस नहीं बनना, ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना। ऐसे बोलते हैं ना कि मुझे है ना ट्रेचरस नहीं बनना,
मुझे एक अच्छा इंसान बनना है, मुझे कभी ट्रेचरस नहीं बनना, तो ऐसे भी आपके याद हो जाएगी हमेशा। आप किसी को भी बोलो कि ट्रेचरस मत बनना, अपने कज़न वगैरह उनको बोलो कि आप भी कभी ट्रेचरस मत बनना, फिर उनको मीनिंग बताना, तो ये याद हो जाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट वन में चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है आपका रिवल्सन। रिवल्सन का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवल्सन? आंसर क्विकली। नाउ कम टू द कंप्लीट एनालिसिस। ठीक है, आपका आंसर आ गया होगा, मीनिंग आपने दे दिया होगा लाइव चैट के अंदर। ठीक है, तो अब अपने चलते हैं इसके कंप्लीट एनालिसिस पे। तो स्टार्ट करते हैं। रिवल्सन का मीनिंग होता है घृणा, घृणा, नफरत वगैरह। परिवर्तन, चेंजेस। विकर्षण, आकर्षण का अपोजिट होता है। आकर्षण मतलब अट्रैक्शन, विकर्षण रिपल्सन। शत्रुता, दुश्मनी। तब्दीली, तब्दीली का मतलब तब्दील करना, मतलब चीज़ में चेंज, एकदम व्यवहार में, बिहेवियर में चेंज आ जाता है, उसको भी तब्दीली बोलते हैं। मीनिंग यहाँ पे देखें, इंटेंस अवर्जन। अवर्जन का मतलब विरोधाभास की फॉर्म में अवर्ज होना, अपोजिट हो जाना। इंटेंस का मतलब बहुत ज़्यादा लेवल पे। सिनोनिम हॉरर, डरावना, मतलब हो सकता है आपका घृणा टाइप का, घृणित टाइप की चीज़। जो हॉरर होती है वो घृणित टाइप की होती है, उससे लोग बचने की कोशिश करते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता हॉरर। उसके बाद डिस्गस्ट, डिस्गस्ट का मतलब क्या होता है? घृणित, जिससे मतलब निंदनीय टाइप का डिस्गस्ट, जो मतलब ऑकवर्ड सा लगे खुद को। रिकॉइल का मतलब भी आपका क्या होता है? घृणित फॉर्म में ही होता है रिकॉइल का मतलब। लाइकिंग की बात करें अपनी, लाइकिंग का मतलब लाइक करना, पसंद करना। ठीक है, अपोजिट हो जाएगा। रिवल्सन का मतलब तो आप उसके अगेंस्ट जा रहे हो, वो अच्छी नहीं लग रही आपको चीज़। लाइकिंग का मतलब क्या होगा आपका? लाइक कर रहे हो। लव, प्यार करना, ये भी क्या है? बिल्कुल अपोजिट इसका हो जाएगा एंटोनिम। फैसिनेशन का मतलब ही क्या होता है? फैसिनेशन का मीनिंग ही होता है अट्रैक्शन, यानी आकर्षण। तो ये भी आपका क्या है यहाँ पे? सही है इसका एंटोनिम। यूजेस यहाँ पे देखें, समवंस रिवल्सन, किसी का रिवल्सन एट समथिंग, किसी पे अगर उसका रिवल्सन है, घृणा है, तो वो क्या है? रिवल्सन इज द स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसगस्ट। वो एक फीलिंग होती है किसकी? डिसगस्ट की, मतलब अजीब लगने की। और डिसअप्रूवल, डिसअप्रूव करने मतलब अपोज करने की। दे हैव टुवर्ड इट, जो इसकी तरफ उनके पास है डिसअप्रूवल या डिसगस्टिंग जो उनके तरफ है, डिसअप्रूवल के लिए यूज है। दे हैव टुवर्ड इट मतलब उस चीज़ के तरफ उनका जो डिसअप्रूवल है ना, विरोधाभास है, डिसअप्रूव करना, इनकार करना उसको, उसकी फीलिंग को वो क्या करता है? रिवल्सन बताता है। मतलब बहुत तगड़े वाली स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है क्या? कि डिसगस्टिंग की, बहुत ज़्यादा आपको क्या लगता है? डिसगस्टिंग लगता है, घृणित फॉर्म में लगता है वो। एडिटोरियल में क्या था? कॉजिंग वाइड स्प्रेड रिवल्सन एंड एंगर, मतलब क्या करते हैं? कोज करते वाइड स्प्रेड रिवल्सन और एंगर को। ये आपका किस में था? यूज वाला जो फूड बॉम्ब की तरह यूज़ किया गया था ना, उसी के अंदर ये था, उसी का पार्ट था। आईएनजी क्लोज था, तो इसको चेक करना आईएनजी क्लोज कैसे आया, तो आपको एडिटोरियल में जाना पड़ेगा। अब यहाँ अपने बात करें कि सर पिक्चर समझा दो, पिक्चर की बात करते हैं। तो पिक्चर पे अगर अपने चलें तो पिक्चर की बात करेंगे, तो पिक्चर में आपको दिख रहे हैं टू एनिमल्स, मतलब छोटे छोटे दिख रहे हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ क्या है? बिल्कुल अपोजिट, दुश्मनी की फॉर्म में एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। इसकी देखो, इसकी तो पूंछ दिखाई नहीं दे रही, लेकिन इसकी पूंछ खड़ी होगी, पूंछ खड़ी होगी, इसका मतलब क्या है? ये पूंछ, बिल्लियाँ आपने कभी लड़ते हुए देखा होगा, कैट्स वगैरह को कभी लड़ते हुए देखा होगा आप लोगों ने। तो कैट्स भी लड़ती है तो उनकी भी क्या होती है? पूंछ वगैरह खड़ी हो जाती है, सारे के सारे बाल खड़े हो जाते हैं, तो वो सेम का सेम है। तो आप लड़ते हो, आपकी तो पूंछ खड़ी नहीं होती ना ठीक है। तो रिवल्सन की यहाँ पे अपने बात करें, मतलब कई बार होता है जब गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है तो क्या हो जाता है? वहाँ पे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो वो होता है आपका रिवल्सन। वो फीलिंग होती है रोंगटे खड़े हो जाना, मतलब गुस्से के अंदर। ठीक है, तो वो वाला केस है। इसके भी रोंगटे खड़े हो गए, मतलब इसकी पूंछ के रोंगटे खड़े हो गए। ठीक है, तो ये बात इसने यहाँ पे बोली है। रिवल्सन को यूज़ करोगे तो आप ऐसे बोलना है कि रिवल्सन नहीं रखना चाहिए एक दूसरे के साथ, लव रखना चाहिए। रिवल्सन लाइकिंग वगैरह होनी चाहिए, कभी रिवल्सन नहीं रखना चाहिए, गलत चीज़ है। या फिर कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लग जाए, बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लगे, जैसे मूवी वगैरह देख रहे हो, कोई सीन आया तो आप एकदम से क्या बोलो? जैसे घर वालों को बोलो, या फिर जो आपके कज़न वगैरह, मूवी में ऐसा सीन आ गया जो बहुत घृणित टाइप का है, तो आप क्या बोलो? देखो ये रिवल्सन है मेरा, इसकी तरफ मुझे रिवल्सन आया, बहुत रिवल्सन टाइप का ये क्या है? सीन है। और उस सीन को दिखाओ, रिवल्सन आपके याद हो जाएगा। और जैसे भी मूवी में अगर डायरेक्ट आपके सीन कोई ऐसा आई जाए घृणित टाइप का, तो आप खुद से ही बोलो कि ये तो देखो, इसकी तरफ तो मेरा रिवल्सन मोड बन गया आज। ठीक है, क्योंकि ये रिवल्सन टाइप की ही चीज़ है, रिवल्सन ही करना है इसके ऊपर, क्योंकि ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। इस तरीके से आपकी याद हो जाएगा, नॉर्मल वे में याद हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट वन में चलें तो नेक्स्ट आपकी वोकेब आती है एब। एब, एब वोकेब आती है। एब का मीनिंग बताओ जल्दी जल्दी, आप एब का मीनिंग बताओ, एब का मीनिंग क्या होता है, फिर उसके कंप्लीट एनालिसिस पे चलते हैं। ठीक है, फिर चलते हैं इसकी कंप्लीट एनालिसिस पे। आप लाइव चैट में बता दिया। उसके बाद में हमने बात करें, एब में बोला है, एब का मीनिंग होता है उतार, छः, छः का मतलब भी कमी होता है, क्षीण होना, कम होना, कम होना, क्षीण मतलब कमज़ोर होना। ठीक है, कमी को बताता है, बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, मीनिंग इसका सही है।
मीनिंग में अपने लें तो एक ग्रेजुअल डिक्लाइन, ग्रेजुअल का मतलब धीरे धीरे होता है, देखो अबेट वगैरह होता है सडन डिक्लाइन को बोलते हैं, ग्रेजुअल आपका धीरे धीरे मतलब धीरे धीरे खत्म होना कोई चीज़ उसको बोलते हैं एब, ठीक है, धीरे धीरे, ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है उसके अंदर। डिक्लाइन का मतलब कमी, श्रिंक का मतलब सिकुड़ना, कम होना, ड्रॉप का मतलब गिरावट या कम होना, सिनोनिम है। एंटोनिम में आए तो इम्प्रूव, अपोजिट हो गया सुधार करना, कमी होना सुधार करना, सही है। ग्रो बढ़ना, राइज बढ़ना, इंक्रीज इंक्रीमेंट होना, तो ये भी आपका क्या है एंटोनिम की फॉर्म में सही है। यहाँ पे यूजेस देखें, सी हैज़ बीन, वो हो चुकी है, विद मी मेरे साथ हो चुकी है, थ्रू द एब एंड फ्लो ऑफ माई फॉर्च्यून्स, मेरे भाग्य मेरी किस्मत के, एब एंड फ्लो का मतलब उतार चढ़ाव, एब एंड फ्लो का मतलब बहाव होना, एब का मतलब गिरावट होना, तो उतार चढ़ाव मतलब मेरी लाइफ के, यानी मेरे फॉर्च्यून मतलब मेरे भाग्य के, मतलब मेरी लाइफ के जो उतार चढ़ाव में जो उसके थ्रू वो मेरे साथ हो चुकी है मतलब मेरे साथ रह चुकी है। मतलब अगर अपने देखें कि सी हैज़ बिन विद मी मतलब वो हमेशा मेरे साथ रही है, जब से मतलब मेरी लाइफ में जितने उतार चढ़ाव आए, मेरे किस भाग्य में जितने उतार चढ़ाव है, नेगेटिव पॉजिटिव चीज़ें आई, उस हर वे में वो क्या हुआ, वो मेरे साथ रही है, उस हर वे में वो क्या है मेरे साथ रही है, हमेशा उसने मेरा साथ दिया है अब तक, ठीक है। हैज़ बीन मतलब प्रेजेंट के साथ कनेक्ट कर दिया, बिल्कुल सही चीज़ है, ऐसा होना भी चाहिए। एडिटोरियल में बात करें, एज लाइफ एप्ड आउट, ठीक है, तो यहाँ पे सी हैज़ बीन है ना, तो यहाँ पे ही हैज़ बीन भी होना चाहिए, दोनों को सपोर्ट करना चाहिए, मेल एंड फीमेल दोनों को एक दूसरे को क्या करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। ओनली फीमेल की ड्यूटी नहीं बनती कि वो हर बार मेल को सपोर्ट करे, और ओनली मेल की ड्यूटी नहीं बनती कि वो हर बार फीमेल को सपोर्ट करे, दोनों को क्या करना है, हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करना है हर वे में। समझ में आ रही चीज़। अब एडिटोरियल में बात करें, एज लाइफ एप्ड आउट ऑफ, इससे बाहर एप्ड आउट होगी मतलब धीरे धीरे कम होगी, मतलब खत्म होगी। विल रिमेन, वो रहेगा, क्या रहेगा पता नहीं, क्या रहेगा यहाँ नहीं पता, कहाँ रहेगा, एडिटोरियल में रहेगा। तो अगर ये पढ़ना है आपको कि सर ये तो समझ भी नहीं है, विल इट के बाद में देखो इट के ऑफ खा गया इट को, तो विल का सब्जेक्ट क्या है, इट होना चाहिए था, और तो कुछ है नहीं। लाइफ क्या है, एप्ड का ऑलरेडी सब्जेक्ट बन चुका है, तो सर ये तो मेरे समझ में नहीं, ऐसा सेंटेंस तो समझ ही नहीं है। तो इस विल का सब्जेक्ट ना तो लाइफ है ना इट है, इसका सब्जेक्ट कोई और ही है, जो आपको एडिटोरियल में मिलेगा। पूरा सेंटेंस पढ़ना है, तो बड़ा सेंटेंस है ये, बहुत अच्छा सेंटेंस है, तो इसको आप कंप्लीट पढ़ लेना। और जो कल वाला अपना एडिटोरियल था वो बहुत ही अच्छा एडिटोरियल था, सीरियसली उसके अंदर इतने शानदार कॉन्सेप्ट क्लियर है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, मतलब वो आपके जेरेंड क्लोज और जेरेंड एडजेक्टिव में भी डिफरेंस हुआ है उसके अंदर, जेरेंड क्लोज का भी और जेरेंड एडजेक्टिव का भी डिफरेंस भी है, और बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट अपने को मिले वहाँ पे, कि सिंगुलर लग रहा था अपने को सब्जेक्ट, फिर भी वहाँ पे प्लूरल वर्ब क्यों आई, वहाँ पे डू वी1 क्यों आया वहाँ पे, तो वो भी वहाँ पे केस आपका क्या हुआ था, क्लियर हुआ था, कि वहाँ एग्जाम में एरर हो जाती है। तो वहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं, जिससे आपके एग्जाम में एरर में गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हद तक कम हो जाएंगे, अगर आप वैसे सोच पाओ तो। जो सोचने का आपका सेंसिबल वे में सिखाया गया है ना, क्योंकि स्टूडेंट्स को मैक्सिमम को वहाँ पे डाउट आया था, वहाँ को समझ नहीं आया कि ये बात कैसे कर रहा है, तो उसको आप गो थ्रू कर लेना और बार बार उसको रिवाइज करो। बहुत शानदार वाला एडिटोरियल था, उसके अंदर बहुत सारी नई चीज़ें आपको देखने को मिली थी, और रूल्स वगैरह आपके क्या हुए हैं, खत्म हुए हैं वहाँ पे, देख लेना। दो ING साथ में नहीं आ सकती, वो केस भी यहाँ पे क्या हुआ, वो रूल भी खत्म हुआ है, तो उसको एक बार आप गो थ्रू कर लेना, ठीक है, एडिटोरियल के अंदर। और वैसे भी मैंने बता रखा है कहाँ पे वो पॉइंट है, कमेंट के अंदर, कमेंट सेक्शन में जाकर आप देख लेना कि वो पॉइंट है कहाँ पे, वो वहाँ पे टाइमिंग दे रखी है, तो वहाँ से आप डायरेक्ट भी देख सकते हो। उसके बाद हमने बात करी है वन प्रॉब्लम, ये यहाँ पे पिक्चर में देखिए, वन प्रॉब्लम विद एज उम्र के साथ एक प्रॉब्लम इज है, क्या है, दैट की पैसेंस बिगिंस टू एब, पैसेंस जो धैर्य होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, बिगिंस टू एब का मतलब धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो आपका जो धैर्य है, पैसेंस है, वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। ये बात इसने बोली, बहुत शानदार वाली बात है। अब ऐप को यूज़ करेंगे तो कैसे करेंगे, ऐप को यूज़ आप कर सकते हो, अभी अपना ऐप ही चल रहा है, क्योंकि अभी अपने क्या है, बेरोजगार हैं, सिलेक्शन वगैरह अपना नहीं हुआ, जॉब अपने को नहीं मिली, तो अभी अपना क्या चल रहा है, एब ही चल रहा है। तो आप बोलो एब एंड फ्लो तो लाइफ में आते रहते हैं, उनसे डरना नहीं है। अब मैं एब में हूँ तो बाद में मैं इंक्रीमेंट में आ जाऊँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जो सिचुएशन है वो क्या है, एब वाली सिचुएशन, अपनी फैमिली की भी मान सकते हैं, अपनी क्या है, एब वाली सिचुएशन, कोई दिक्कत नहीं, इस ऐप को मैं ख़त्म कर दूंगा। इस तरीके से आप यूज़ करोगे तो ये आपके क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। एक एब और होता है, एक एब बोलते हैं ना हिंदी में, एब है उसको, एब वो घमंड होता है, ठीक है, एटीट्यूड की फॉर्म में बोलते हैं, वो एब अलग होता है और ये एब अलग होता है, वो एटीट्यूड। हाँ ऐसे बोल सकते हो, किसी बंदे को एब है तो उसका इंग्लिश वाला एब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर किसी को बहुत ज़्यादा नेगेटिव वे में एटीट्यूड है ना, तो उसका मतलब उसकी आप बोल सकते हो
अवनति होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उसके डिक्रीमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे बोल सकते हो, अगर एब रखोगे, हिंदी वाला एब रखोगे ना, तो इंग्लिश वाला एब साथ में आ जाएगा, इसलिए ध्यान रखना, एब मत करना, ठीक है। ये बात इसने बोली है। नेक्स्ट वन में अपने बात करें तो नेक्स्ट वन में आपकी वो क्या आती है, लीटर। जल्दी जल्दी से लीटर का मीनिंग बता दो, मैक्सिमम सभी को पता होगा, आप लोगों के लिए यूज भी बहुत होता है, ठीक है, क्लास के अंदर। तो लीटर का मीनिंग बता दो जल्दी जल्दी, लीटर मीनिंग क्या होता है। अब चलते हैं इसके कंप्लीट एनालिसिस पे। तो कंप्लीट एनालिसिस में बात करें, लीटर का मीनिंग होता है कूड़ा कचरा बिखराना। कूड़ा कचरा बिखराना मतलब बिखेरना एक टाइप से। कूड़ा 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 होता ही है, कूड़ा कचरा, ठीक है, जो कचरे की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये वर्ड तो आपका बहुत फैमिलियर है ना आप लोगों के साथ, कचरा वाला, तो ठीक है। तो आपको पता है ना क्या क्या सिनोनिम है आपके, लीटर क्या हो जाएगा, लीटर हो गया, डाब्रिस हो गया, ट्रेस हो गया, ठीक है। ये बहुत सारे सिनोनिम है, ये आपको पता ही है, आपको बोला भी जाता है, पता भी आपको कौन बोलते हैं, ठीक है। मीनिंग में आते हैं, मेक ए प्लेस मैसी, एक स्थान को क्या बनाना, मैसी बनाना। मैसी का मतलब अव्यवस्थित, गंदा करना। बाय स्ट्रिंग गार्बेज अराउंड, स्ट्रिंग का मतलब फैलाकर, गार्बेज को अराउंड, चारों तरफ गार्बेज कचरे को फैलाकर क्या करना, किसी स्थान को मैसी बनाना। ये बात इसने, गार्बेज का मतलब भी कचरा। एक और सिनोनिम आपका क्या, गार्बेज, ठीक है। घर वालों के लिए अपने गार्बेज ही एक टाइप से, ठीक है, जब तक जॉब नहीं लगेंगे तो गार्बेज ही है। सिनोनिम की बात करें, ट्रेस का मतलब कचरा। रिफ्यूज़ का मतलब इनकार करना, रिफ्यूज़ कर देना, मना कर देना, ठीक है। तो रिफ्यूज़ल होता है, जो बंदा काम का नहीं होता उसका रिफ्यूज़ल होता है, उसको रिफ्यूज़ कर देते हैं, ठीक है, उसको लोग रिफ्यूज़ कर देते हैं, तो वो एक टाइप से सोसाइटी के लिए क्या बन जाता है, कचरा ही बन जाता है। रिफ्यूज़ का मतलब कचरा, इसीलिए बोलते हैं रिफ्यूज़, इसका सिनोनिम। आप बोलोगे सर कचरे का रिफ्यूज़ कैसे सिनोनिम हो गया। देखो कचरा बनता कब है, जब उन एलिमेंट्स को अपने क्या कर देते हैं, रिफ्यूज़ कर देते हैं, रिफ्यूज़ करके उनको क्या कर देते हैं, आउट कर देते हैं। घर में चीज़ें हैं, काम की चीज़ें नहीं हैं, उनको रिफ्यूज़ कर दिया कि ये काम की नहीं, उनको बाहर फेंक दिया। बाहर फेंक दिया इसका मतलब क्या, आउट कर दिया ना, आउट कर दिया इसका मतलब रिफ्यूज़ल ही हो गया ना उनका, तो रिफ्यूज़ इसका सिनोनिम सही है। डैब्रिस का मतलब कचरा होता ही है। सेंस की फॉर्म में बात करें तो समझदारी की फॉर्म में, एक तो देखो, एक क्लास में अपने बात करें सेंसिबल वे में पूछें कोई बात, ठीक है, और सेंसिबल बातें करें तो आपको क्या बोला जाएगा कि आप सेंसिबल हो, सेंस है आपके अंदर। और एक नॉन सेंस बातें करें तो आपको क्या बोला जाता है, कचरा भरा पड़ा है। क्लास के अंदर क्या है, पूरा का पूरा कचरा भरा पड़ा है। कचरा क्यों बोलते हैं, जब आपकी सेंसिबल हरकतें नहीं होती ना, नॉन सेंस हरकतें होती है ना, इसलिए आपको कचरा बोला जाता है। अब पता लगा ना कचरा क्यों बोला जाता है, इसलिए कचरा बोला जाता है। पोजेशन की बात करें तो पोजेशन बताएगा आपका किसको, अधिकार को, ठीक है, बिल्कुल सही है। रिफ्यूज का मतलब क्या हो गया, इग्नोर कर दिया। पोजेशन अपोजिट कचरे का हो जाएगा, तो कचरे को आउट कर दिया, रिफ्यूज कर दिया तो उसको आउट कर दिया। पोजेशन का मतलब अधिकार कर लिया, मतलब उसको कचरा नहीं बनने, उसको मतलब वो चीज़ें काम की है तो उसको क्या किया आपने, एक्सेप्ट किया है, पोजेशन अधिकार किया, उनको पजेस किया, अपने पास रखा है, तो वो चीज़ें कचरा नहीं है। जो चीज़ें आपके पास है, बाहर फेंकी है, वो क्या है, कचरा है। समझ में आ रही चीज़। जिस तरीके से मान लीजिए वेजिटेबल्स की बात करें, जो अच्छी वेजिटेबल्स हैं उनको क्या किया, उन वेजिटेबल्स को अपनों ने क्या कर दिया, अपने पास रखा है, मतलब किचन वगैरह में पड़े, तो वो कचरा नहीं है कि ये कचरा है इसको उठाकर बाहर फेंक दें। अब किसी के ये हो जाए, किचन के अंदर चीज़ें पड़ी है कि ये कचरा है, जैसे वेजिटेबल्स वगैरह है कि ये कचरा है, उसको बाहर उठा के फेंक दो, तो रियल में उठाकर बाहर उन्हें नहीं फेंकना था, घर वालों ने आपको फेंकना था, तो ऐसी हरकतें नहीं करते आप। तो कचरा वो चीज़ नहीं है, कचरा कौन है, आप लोग हो जो फेंक रहे हो उसको। समझना चीज़, कचरा क्या है, जो वेजिटेबल्स वगैरह का जो वेस्टेज बच जाता है ना, वो क्या होता है, कचरा होता है, ठीक है, उसको आप बोलोगे लीटर। अब यूजेस में यहाँ देखें, प्लीज़ यूज़ लीटर बॉक्स, प्लीज़ क्या करो, यूज़ करो लीटर बॉक्स, मतलब कूड़ेदान जो आपकी डस्टबिन है उसको यूज़ करो, बिल्कुल सही बात है, डस्टबिन यूज़ करनी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ रह जाती है। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं, डायरेक्ट आप क्या करते हो, कुछ भी चीज़ खाते हो, बनाना खा लिया, मान लीजिए कोई कैंडी वगैरह, टॉफ़ी वगैरह, कोई भी चीज़, यानी आइसक्रीम वगैरह कुछ भी, तो उसकी जो कोन वगैरह जो भी चीज़ें हैं ना, आप वो डायरेक्ट आप रोड पे फेंक देते हो, जो कि गलत है। उसको क्या करो, अपने पास ही रखो, और जब तक डस्टबिन ना मिले तब तक उसको फेंकना नहीं है, डस्टबिन में ही फेंकना है। ये चीज़ भी आप लोगों को शुरू करनी पड़ेगी। आप एजुकेटेड और फैमिली जो मेंबर्स है, रिलेटिव, उनको भी इस चीज़ के बारे में अवेयर करो, तो देखना सफाई अपने आप बन जाएगी। पूरा पूरा अपनी जो सिटी है वो क्या होगी, पूरी साफ़ रहेगी, और कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, और ना ही कोई डिजीज़ वगैरह में क्या हो जाए, बहुत ज़्यादा डिक्रीमेंट, और पॉल्यूशन भी आपका बहुत ज़्यादा लेवल तक कम हो जाएगा, अगर ये आप हैबिट बना लेते हो तो। क्योंकि बहुत सारे लोगों की हैबिट होती है, जैसे बहुत से लोग देखे हैं, हमारी खुद की हैबिट है क्या, कि जैसे मान लीजिए कचरा वगैरह, जैसे मान लीजिए रोड पे अपने चलते होते हैं, कोई चीज़ ले ली तो क्या करते हैं, जेब में डाल लेता हूँ मैं, तो पॉकेट में डाल लेता हूँ, ठीक है। मतलब ऐसा भी नहीं जिससे जेब खराब हो जाए, मतलब नॉर्मल वाले, जैसे
रैपर वगैरह हो गए किसी चीज़ के, ठीक है, तो वो क्या कर लेते हैं, या तो हाथ में या जेब में डाल लो, वो फेंकने का मन ही नहीं होता। अगर बाई चांस हाथ से गिर भी जाए ना तो इसे अजीब सी आगे निकल जाए तो अजीब सी फीलिंग आती है कि यार अजीब सा लगता है, खुद से ही अजीब सा लगने लग जाता है, फिर वापस उसको उठाकर लाना ही पड़ता है चाहे कुछ भी हो जाए। या फिर डस्टबिन में एकदम से अपने जोर से दूर से फेंक देते हैं ना तो वो साइड में गिर जाता है ना, तो कई बार थोड़ा सा ऐसे मन में होता है कि कोई ना यार साइड में गिर गया तो क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं, पास में ही तो डस्टबिन में, फिर नहीं नहीं ऐसा गलत है, ये गलत चीज़ अपने आप अंदर से फीलिंग आती है क्योंकि वो हैबिट बन जाती है। तो अब क्या करते हैं, वो डस्टबिन के पास गिरा हुआ है उसको फिर डस्टबिन के अंदर डाल के आते हैं। ये वाली हैबिट अगर आप जनरेट कर लो तो बहुत ही अच्छी हैबिट है ये। एडिटोरियल में बात करें, बिकॉज सच ट्रैप्स, ऐसे जो ट्रैप्स हैं, ट्रैप का मतलब जो जाल वगैरह जो थे, लिटर द ट्रबल्ड लैंडस्केप, जो ट्रबल्ड जहाँ पे प्रॉब्लमेटिक जो लैंडस्केप भूभाग हैं वहाँ पे वो क्या लिटर कचरे की तरह फैले हुए हैं। ये बात अपने एडिटोरियल में की थी। बिकॉज रीज़न दिया था किस बात का, पता नहीं किस बात का दिया था, जो बात का दिया था उसको पढ़ने के लिए आपको एडिटोरियल में जाना पड़ेगा। यहाँ पे अपनी बात करें जो अपनी क्या है पिक्चर है उसमें लिखा हुआ है प्लीज़ डोंट टीच योर गार्बेज टू स्विम। अब यहाँ पे देखो कि कृपया अपने जो कचरा है ना, अपना कचरा, उसको क्या ना सिखाओ, तैरना ना सिखाओ। अब कोई ऐसे बोलेगा कि सर कचरे को तैरना कैसे सिखाएं, फिर एकदम से माइंड में आ गई बात, दिल पे लगी हुई जो बातें थी वो उभर उभर के सामने आ रही है कि हमें हमेशा ऐसे बोला जाता है तू बना बनाया कचरा है। अच्छा, हमें तैरना नहीं सिखा रहे, कि हमें बोला जा रहा है कि जो अपना गार्बेज है, घर वालों को बोल रहे हैं कि जो आपका कचरा है ना घर में, जो कचरा है, जो मतलब कचरे टाइप के बच्चे जो काम के नहीं है उनको तैरना ना सिखाएं। तो ऐसा नहीं है, ये एक अपने बोल सकते हैं, तो ये एक टाइप से अपने ईडियम फॉर्म में ले सकते हो इसको कि अपने गार्बेज कचरे को तैरना ना सिखाएं। इसका मतलब क्या हुआ, क्या आप पॉलीथीन वगैरह जो है या फिर वेजिटेबल्स के वेस्टेज वगैरह है, जो कचरा है, जो झाड़ू वगैरह निकालिए, उसके पास में बैठ गए और उसको क्या बोला, देख भाई तैरना नहीं है तुझे पानी में, समझ में आ रही चीज़, तैरना नहीं सिखाऊंगा, पानी में मत जाना, ठीक है। तो ऐसे नहीं बोलेंगे। मतलब क्या निकला, इसका मतलब अगर सेंसिबल वे में लें तो ये मीनिंग निकल रहा है कि पानी में कचरा ना डालें। जैसे मान लीजिए कोई रिवर वगैरह है, जो चीज़ें हैं जैसे बने हुए हैं आपके, ठीक है, उनके अंदर नहर वगैरह है, कैनल वगैरह, उसमें कचरा ना डालें, ये मतलब है। मतलब तैरना ना इसका मतलब वहाँ कचरा ना डाले, समझ में आई चीज़। तो इसका मतलब निकला ना। अब कोई महान आत्मा क्या करेगी, अपना माइंड यूज करेगी कि सर हाँ हम चेक कर लेंगे, जो जो तैर सकता है ना उस कचरे को नहीं डालेंगे, जो डूब जाता है उनको तो डाल सकते हैं ना। मतलब इसका यही है कि पानी में नहीं डालना, समझ गए चीज़। ऐसा फालतू काम मत कर देना, क्योंकि महान आत्माएं हो आप और आपका माइंड क्या करता है, कुछ ज़्यादा ही सेंस चमका हुआ है तो थोड़ा सा क्या करो उसको बुझा लो, इतना चमका हुआ अभी काम का नहीं है। तो ये तो आई थिंक अब आपको याद हो गया होगा लीटर को कैसे यूज़ करें। और लीटर वैसे तो आपको याद है ही समझ आए चीज़, कि जब तक हम जॉब नहीं लगेंगे तब तक क्या है, हम घर वालों के लिए एक टाइप से लीटर हो सकते हैं। लीटर ही है, खुद से मान लेना हम खुद ही लीटर ही है, कचरा ही है। जब तक कुछ काम के नहीं है तो कचरा ही है, घर वाले चाहे बोले चाहे ना बोले, समझ में चीज़। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको यूज कर सकते हो। समझ में आ रही है ना चीज़, ये बात। आप नेक्स्ट वन में अपने चले हैं तो नेक्स्ट वन आपकी निकल के आती है बी फॉल। बी फॉल का मीनिंग जल्दी जल्दी मुझे यहाँ पे बी फॉल का मीनिंग बता दो, ठीक है, बी फॉल का मीनिंग, ठीक है। फिर अब इसके कंप्लीट एनालिसिस पे चलते हैं, बी फॉल के कंप्लीट एनालिसिस पे। बी फॉल का मतलब आपड़ना, घटिन होना, बीतना होना। ये क्या कर रहा है भाई, ये पिक्चर में दिख रहा है कि ये बंदा क्या कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, लटका हुआ है, पता नहीं कैसे कर रहा है, ठीक है, हिल गया इसका। चलो इस पिक्चर पे बाद में आएंगे, पहले पढ़ लेते हैं। आपड़ना, घटित होना, बीतना होना, ठीक है, किसी के ऊपर एकदम से कोई सिचुएशन आके गिर जाना, उसको बोलते हैं, ठीक है, बी फॉल। मीनिंग यहाँ पे देखें तो हैपन टू का मतलब घटित होना। सिनोनिम की बात करें, ब्रेक फॉल, ब्रेक को बोलता है, फॉल को बताता है। सिनोनिम आपका क्या है, ब्रेक कर देना, तोड़ देना, खराब करना, फॉल गिरावट होना, ठीक है, बिल्कुल से ब्रेक हो जाना। अपने स्टडी वगैरह में ब्रेक हो गया तो उसमें गिरावट ही आई है ना, उसको बोलता है, ठीक है। स्टे का मतलब ठहरे रहना, मतलब उसी पोजीशन पे रहना, मतलब गिरावट ना आना, उसी पोजीशन में भी, ठीक है, एंटोनिम हो सकता है। ग्रो का मतलब क्या होता है, ग्रो का मतलब होता है इंक्रीमेंट होना, ग्रोथ करना। यूजेज यहाँ पे देखें, दिस इनेबल्स ए बैंक, ये बैंक को इनेबल करता है टू गेट ए फील, एक फीलिंग लेने के लिए। फॉर व्हाट, क्या फीलिंग, फॉर व्हाट माइट बी फॉल इट इन फ्यूचर, कि फ्यूचर में इसके साथ क्या हो सकता है, इसके साथ क्या हैपन हो सकता है, इस बात को इनेबल करता है। कोई चीज़ है, कोई इंसेंटिव वगैरह, वो या करती है, इनेबल करती है बैंकों की, उसको फीलिंग मिल जाए कि फ्यूचर में इस चीज़ से क्या हो सकता है, क्या क्या घटित हो सकता है, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे मान लीजिए प्राइवेटाइजेशन वाला जो अभी केस आया था, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम हैं। अगर उस प्राइवेटाइजेशन की अपनी बात करें
तो वो भी क्या है, ये इनेबल करता है बैंक को कि उसे पता लग जाए आगे से ही, अगर उसका एनालिसिस है वो आगे से पता कर दे, ठीक है, क्या करने का, बी फॉल की इसके ऊपर क्या क्या हैपन हो सकता है, ठीक है। एडिटोरियल में अपने जल्दी जल्दी करो, क्योंकि है ना अपने पिक्चर में जल्दी आना पड़ेगा, नहीं तो ये मर जाएगा, देखो कब से लगा हुआ है, ठीक है। तो एडिटोरियल में आते हैं जल्दी से, सॉरी एडिटोरियल में नहीं, पिक्चर पे आते हैं। एक बार एडिटोरियल में कहाँ पे यूज है वो देख लें। द ट्रेजिक फैट दैट बी फेल दिस क्रिएचर, जिसने जो इस क्रिएचर पे बी फेल हुई, मतलब घटित हुई, जिसके ऊपर ट्रेजिक फैट जो अपने बात दुर्भाग्य जो इसके साथ घटित हुआ, उसकी बात ये आपको कंप्लीट पढ़ना है। तो पूरा बात है नहीं, पूरा सेंटेंस यहाँ पे है नहीं, ठीक है। फैट यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा क्योंकि बी फेल का सब्जेक्ट तो दैट है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तो आप एडिटोरियल में पढ़ लेना। अब जल्दी से जल्दी इस बंदे को रोकते हैं एक बार, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है, देखो कैसे कर रहा है, हो सकता है इन्होंने ज़्यादा लगा ली, ठीक है, ड्रिंक वगैरह ज़्यादा की होगी इसलिए ऐसे कर रहा है। वो तो देखो उधर वाला तो क्या है, बिल्कुल ही लटका हुआ, और ये कुछ ज़्यादा ही क्या कर रहा है, एक्साइटेड फॉर्म में है। तो यहाँ से अपने को शिक्षा मिलती है कि नशा नहीं करना चाहिए, ऐसी हालत हो जाती है, सीधा खड़ा ही नहीं हो रहा, ये पता नहीं कैसे कर रहा है, समझ में चीज़। यहाँ से अपने को शिक्षा मिलती है कि नशा नहीं करना चाहिए। बी फॉल का अपने यूज़ करेंगे तो कैसे यूज़ करेंगे कि बी फॉल हो गया मान लीजिए, या फिर ये जो बंदा कर रहा है इसकी तरह हरकतें करने लग जाना, तो आपको पता लग जाएगा बी फॉल का। जैसे ये पर्सन कर रहा है ना हरकतें, इस तरीके की हरकतें करके आप बताना घर वालों को, यार बी फॉल करके दिखाते हैं, तो ऐसे करके बी फॉल करके दिखाना। और ये है ना स्टंट घर पे मत करना, ये चीज़ मत करना, क्योंकि यहाँ पे कमर वगैरह टूट जाएगी किसी की, तो ऐसा काम है मत करना। तो बी फॉल का मतलब होता है घटित होना। नेक्स्ट वोकेब में चलते हैं, ठीक है, ये ज़्यादा ही बेचारा तंग आ गया अब यहाँ पे। तो नेक्स्ट वोकेब की अपने बात करें तो नेक्स्ट में आती है आपकी परपेट्रेटर। परपेट्रेटर का मीनिंग क्या होता है, जल्दी जल्दी मुझे इसका आंसर करो, मीनिंग बताओ लाइव चैट के अंदर कि इसका मीनिंग क्या होता है, परपेट्रेटर का मीनिंग। अब चलते हैं इसके कंप्लीट एनालिसिस पे। तो एनालिसिस में अपने बात करें तो परपेट्रेटर होता है अपराधकर्ता, भूलकर्ता, अपराधी, मुजरिम, उसको बोलते हैं क्या, परपेट्रेटर। उसके बाद में अपने बात करें मीनिंग की फॉर्म में जाएं तो यहाँ पे समवन हु परपेट्रेट्स रॉन्ग डूइंग, गलत कार्यों को परपेट्रेट करता है, उसका अपराध करता है, उस पर्सन को बोलते हैं क्रिमिनल। इसका सिनोनिम है कल्प्रिट, मतलब दोषी इसका सिनोनिम है। इनोसेंट निर्दोष, ठीक है, इसका क्या है, एंटोनिम हो जाएगा। यूजेज में जाएं तो व्हेन द परपेट्रेटर ऑफ एब्यूज, एब्यूज का मतलब बहुत घोर पाप की फॉर्म में बोल सकते हो। जो परपेट्रेटर, एब्यूज का मतलब गाली गलौच या गलत काम करना, किसी के साथ गलत काम करना, उसका जो परपेट्रेटर है, परपेट्रेटर का मतलब जो दोषी है, इज ए प्रिस्ट। जब वो प्रिस्ट, कोई प्रिस्ट पुजारी जब ऐसा दोषी पाया जाता है कुछ गलत काम का, तो क्या होता है, ए सैक्रेड ट्रस्ट, एक सैक्रेड ट्रस्ट, पवित्र जो ट्रस्ट है, हैज़ बीन, वो हो जाता है इरेवोकेबली। इरेवोकेबली का मतलब फिक्स फॉर्म में क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे हो जाता है, बिट्रेड, धोखाधड़ी हो जाती है, मतलब बिट्रे हो जाता है, उसके साथ धोखा हो जाता है। जब पुजारी, जैसे मान लीजिए टेम्पल मंदिर वगैरह की बात करें, उस मंदिर में घटिया काम होता हो, जैसे मान लीजिए रेप केस वगैरह आपने सुना ही होगा, पीछे भी एक रेप केस हुआ था, बहुत सारे मंदिर में पुजारी क्या करते हैं, रेप केस बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व मिले हैं, बहुत सारे केसेस आए हैं कि पुजारी ने रेप कर दिया। तो इतना घिनौना काम जब वो मंदिर में ऐसा काम करते हैं, तो एक चीज़ सोचने वाली बात है, क्या सोचने वाली बात है कि वो कितना घटिया काम किया और लोगों का विश्वास कितना ज़्यादा उठ रहा है। अपने भगवान की बात करें तो भगवान होता है, अगर मान लीजिए नहीं होता तो भी एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, और अगर नहीं भी होता तो एक लिंक होता है जो अपने क्या करता है, गलत काम करने से रोकता है। वो अपनी आस्था होती है, अपने को पॉजिटिविटी देती है, चाहे वो हो चाहे ना हो, लेकिन वो अपने इंटरनली भगवान होता है। इंटरनल अपनी थॉट होती है, अपनी इंटरनल, अगर अपने साइंटिफिक फॉर्म में बात करें तो इंटरनल पॉजिटिविटी होती है, जो आपको क्या करती है, बांधे रखती है अच्छे कामों से, क्योंकि एक डर बना रहता है कि भगवान अपने को पाप दे देंगे। इसलिए अपने ये रियल में अपने बात करें जो अपने भगवान की बात करें तो भगवान आपको क्या करते हैं, बांधे रखते हैं, मतलब ये सोच बोल सकते हो आप, भगवान होते भी हो सकते हैं, अपने को नहीं पता, अपनों ने देखे नहीं है, ठीक है, और हो सकता है ना भी हो, वो अपनी खुद की एक थिंकिंग हो, लेकिन वो थिंकिंग अच्छी है भगवान वाली, क्योंकि उसके कारण अपने अच्छे कर्मों से क्या होते हैं, बंधे रहते हैं, गलत काम नहीं करते कि हमें पाप लगेगा। अगर बाई चांस ऐसे बोल दे भगवान कुछ होता ही नहीं है, जैसे करो वैसे करो, तो दुनिया खत्म हो जाएगी, लोग एक दूसरों को मार देंगे। तो ये पॉजिटिव चीज़ होती है भगवान अपनी, ठीक है। देखा तो अपनों ने नहीं है, लेकिन फील ज़रूर किया है, मैंने भी फील किया है। और सीरियसली जब अपने उनको याद करते हैं भगवान को, तो अपने क्या करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। जब उनको याद करने से पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, उनके बारे में सोचने से नेगेटिव थॉट्स खत्म होते हैं, तो भगवान मानने में दिक्कत क्या है, मानो ना, लेकिन ढोंग ना करो। जैसे मंदिर में चढ़ावा, ये चीज़ें कर रहे हो, तो मैं तो यही मानता हूँ कि मंदिर में चढ़ावा करने से उन लोगों का बिजनेस चलता है, तो मंदिर वगैरह में चढ़ावे से तो अच्छा है कि आप क्या करो, जो गरीब हैं उस पर्सन की जो इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है उसको प्रोवाइड करो। जैसे मान लीजिए अभी
जैसे आपकी गर्मी चल रही है तो उसमें पानी वगैरह पिला दिया करो, ठीक है। उनको जो अभी अब लॉकडाउन वगैरह चल रहा है तो उसमें खाने वगैरह खिला दिया करो, उनको खाना पहुंचा दिया करो अगर आपके पास एक्स्ट्रा ही। तो आप क्या किया करो, देखो एक बना लो अपना, देखो मंदिर में जाना जाओ ची ना जाओ आपको पॉजिटिविटी मिलती है, तो इसलिए अपने टेंपल वगैरह में जाते हैं, मस्जिद वगैरह में जाते हैं, गुरुद्वारे वगैरह में जाते हैं, ठीक है, चर्च वगैरह में जाते हैं, पॉजिटिविटी की फॉर्म में अपने जाते हैं। समझ में आ रही है आप लोगों की चीज़? चाहे आप मन से भी मान सकते हो इन चीज़ों को, मन में ही निर्धारित कर लो कि हमें बुरे काम देंगे, भगवान अपने अंदर ही है, ऐसे भी कर सकते हो। अगर यहाँ से आपको पॉजिटिविटी नहीं मिलती तो वहाँ पर जाने से आपको पॉजिटिविटी मिलती है, उस जो आपका पर्टिकुलर बना हुआ है वहाँ पे जाने से आपको पॉजिटिविटी मिलती है, तो कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, जाओ वहाँ पे। लेकिन वहाँ जाओ तो वहाँ चढ़ावा वगैरह मत चढ़ा कराओ, समझ में आई चीज़? क्योंकि भगवान अगर अपनी बात करें, भगवान होते हैं तो उनको जो अपनी दुनिया बनाई है उन्होंने, तो अपनी औकात नहीं है कि उनको अपने सपोर्ट कर सकें, समझ में आई चीज़? तो उनको पैसे की ज़रूरत नहीं है, समझ में आई चीज़? उनको कुछ भी ज़रूरत नहीं, उन्होंने अपने को बनाया है तो उन्हें अपने दें, हो नहीं सकता, समझ में चीज़? अपने उनको कुछ भी सपोर्ट नहीं कर सकता, अपनी इतनी औकात भी नहीं है। तो क्या करो, जितने भी मान लीजिए आप जाते हो, जब भी जाओ तो आप क्या करो कि आज मुझे 50 रुपये, यहाँ पे 50 रुपये कुछ चढ़ावा चढ़ाना था, या 100 रुपये कुछ करना था, या 10 रुपये का, अपनी औकात के अकॉर्डिंग बात करें तो 10 रुपये का चढ़ावा चढ़ाना था, ठीक है, उसमें से 5 वापस उठा लेने थे, ठीक है। तो ये अपनी औकात है, उसके अकॉर्डिंग बात करें तो 5 रुपये आप क्या करो, नोट कर लो। जितनी बार मंदिर जाओ तो हर बार 5 रुपये नोट कर लो। जब आपके वो 5-5 करके क्या हो जाए, कुछ इकट्ठे हो जाए आपके पास, मान लीजिए 100 हो जाए, 500 हो जाए, 1000 हो जाए, उसके बाद में क्या करो, कोई ज़रूरतमंद है उसको कोई ना कोई चीज़ प्रोवाइड कर दो। पैसे भी नहीं देने उनको, क्योंकि पैसे देने से क्या होता है कि जो मैक्सिमम लोग नशा बहुत करते हैं, जो अपने मांगते हैं भीख वगैरह, वो नशा बहुत ज़्यादा करते हैं। तो नशे को आप क्या करो, सपोर्ट कर रहे हो, तो पैसा नहीं देना चाहिए उनको। खाने की चीज़ें होगी, उनको जो चीज़ें ज़रूरत है, कपड़े दिलवा दिए, ठीक है, सर्दी वगैरह के अंदर उनको कंबल वगैरह दिलवा दिए, समझ में आया चीज़? इस तरीके से उन चीज़ों को क्या करो, आप उनको प्रोवाइड करवाओ, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा पुण्य मिलेगा उन मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाने से, जहाँ पे बिजनेस चलता है और जहाँ पे ऐसे काम होते हैं, इतने रैप वाले जैसे काम होते हैं, तो वहाँ बंदे का विश्वास वैसे ही उठ जाता है, समझ में आई चीज़? वो चीज़ वहाँ पे विश्वास उठ जाता है। फिर लोग बोलते हैं कि यहाँ मंदिर में जाकर ऐसा काम हो गया तो भगवान कहाँ थे? फिर भगवान तो, लोग ये भी बोलते हैं कि भगवान तो रहा ही नहीं, पाप है, कलयुग आ गया, पूरा का पूरा भगवान तो रहा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मंदिर में ऐसा काम हो गया। मंदिर में कैसा हो सकता है? मंदिर में उस बंदे ने, जिसने अटेम्प्ट करने की कोशिश की, उसका माइंड ब्लास्ट हो जाता है, उसका पूरा का पूरा बॉडी ब्लास्ट हो जाती है। ऐसा क्यों नहीं किया भगवान ने? तो एक चीज़ बता दूँ आपको, देखो अपनी बात करें तो क्या होता है, सारे के सारे आपके कर्म होते हैं, ऐसे भगवान इंटरफेयर नहीं करते, वो आपके कर्म होते हैं, आपके डीड्स होते हैं। तो आपको अवेयर रहना पड़ेगा, अंध फॉर्म में, पाखंड की फॉर्म में बिल्कुल नहीं करना कि बिल्कुल अंधे होकर चले गए कि भगवान हमें बचाने आ जाएंगे। तो भगवान ने भी बोला है, खुद ने भी, अगर अपनी गीता वगैरह उठाकर देखें, उन्होंने भी, कोई भी धर्म में देख लो, उन्होंने क्या बोला है कि कर्म करो, ठीक है, सिर्फ आप कर्म करो, आपके हाथ में सब कुछ, आपके कर्म आपके हाथ में। तो कर्म तो आपको भगवान ने अलाउ कर रखा है कि आपके कर्म वगैरह तो आप कर सकते हो, तो ये चीज़ें वो कर देते हैं। लेकिन उन लोगों को शर्म नहीं आती, मतलब उनको बिल्कुल भी शर्म नहीं है इस बात की कि लोग बेचारे इस आस्था के साथ आते हैं, और आप मंदिर जैसी पवित्र जगह, मंदिर मस्जिद वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं, गुरुद्वारे वगैरह, उन जैसी पवित्र जगह पे भी आप लोगों के माइंड में ये चीज़ें चलती है, सोचने वाली बात है, क्योंकि वहाँ तो ऐसा माहौल ही बिल्कुल अलग ही माहौल होता है। तो ये चीज़ आपको क्या करनी है, इन चीज़ों से आपको क्या करना है, बचना है। समझ में आई चीज़? को चढ़ावा वगैरह नहीं चढ़ाना, उन लोगों का बिजनेस नहीं चलाना। करना क्या है आप लोगों को, चढ़ावा वगैरह नहीं चढ़ाना। आपको क्या करना है, जितना आपने सोचा है चढ़ावा चढ़ाने का, उतने रुपए इकट्ठे करके आप क्या करो, गरीबों में दान कर दो। ये काम आपको करना है, ठीक है? समझ में आया? एडिटोरियल में बात करें तो परपेट्रेटर्स में बी प्रोसिक्यूटेड, प्रोसिक्यूट कर मतलब उनके ऊपर अभियोग, मुकदमा चलाया जा सकता है फॉर द एलिफेंट्स डेथ। जो एलिफेंट की डेथ हुई थी ना केरला के अंदर, उसकी डेथ के लिए उन पे मुकदमा चलाया जा सकता है। ये बात इसने एडिटोरियल में बोली। कंप्लीट सेंटेंस के लिए वहाँ चले जाना। पिक्चर में देखो यहाँ पे एक पर्सन है जो कैदी की ड्रेस में है, मुजरिम है, और कैसे इसने हाथ कर ऊपर कर रखा है, मतलब कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा है। और दूसरा जो आपका है इनोसेंट पर्सन, जो क्या है, किस तरीके से बैठा है, जैसे आप कई बार बैठे होते हो, ठीक है, नाराज़ वगैरह हो जाते हो, या फिर मान लीजिए कोई टेंशन वगैरह होती है, तो ऐसे बैठ जाते हो ना घर वालों से नाराज़ होने के बाद। बच्चे बैठते हैं, ठीक है, अपने बच्चे ही तो हैं घर वालों के, ठीक है। तो ये चीज़ है, मैं तो बहुत बैठा हुआ हूँ बचपन के अंदर ऐसे, आपका पता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने बात करें तो ये जो बंदा है, ये घर वाले नहीं है, एक चीज़ ध्यान रखना, ये घर वाले नहीं है। ये बात, ये तो मैंने सिर्फ बताया कि ऐसे बैठने का तरीका है। ये इनोसेंट पर्सन है, कहीं कोई सोच ले कि हाँ घर वाले ही हैं ये, तो ऐसा नहीं है, ये मत सोचना। वो आपके लिए कभी गलत नहीं सोचेंगे, चाहे आप कितना ही गलत करते हो, घर वाले हमेशा आपके लिए अच्छा ही सोचते हैं। यही तो आपके पेरेंट्स की, यही तो खूबी होती है, पेरेंट्स यही तो चीज़ होती है, वो सब कुछ अपना सेक्रीफाइस कर देते हैं अपने लिए। तो यहाँ पे अपने बात करें तो ये इनोसेंट पर्सन बैठा हुआ है, तराजू है यहाँ पे,
और एक ये क्या है, मुजरिम है। अब देखो पलड़ा किसका भारी है, मुजरिम का। मतलब सारे के सारे जब मुकदमा वगैरह चलता है, रियलिटी दिखाई है इसने, जो न्याय व्यवस्था है अपनी कंट्री की, ठीक है, जो कोर्ट्स वगैरह का जो प्रोसीजर है उसकी रियलिटी दिखाई। जो इनोसेंट है वो बेचारा फंस जाता है, और ये क्या करते हैं, पैसे वगैरह देकर कुछ भी करप्शन वगैरह के द्वारा क्या हो जाते हैं, बच निकल जाते हैं। और इनोसेंट को कभी भी क्या नहीं मिलता, न्याय नहीं मिल पाता। तो अपने बात करें अभी, अपने जैसे बात करें निर्भया वाले केस की बात करें तो कब का केस था, 2011 का था ना, 2000। अब जाकर 9 साल बाद, 2011 12 पता नहीं 11 या 12 का था, 11 का था आई थिंक, है ना, 2011 का था। 9 साल बाद जाकर उस बच्ची को क्या मिला है, आज जाकर न्याय मिला है। अब पीछे हुआ था ना, उनको फांसी लटकाया गया था, वो भी बाई चांस इलेक्शन वगैरह के चक्कर में लटका दिया गया था, ठीक है, ये सिचुएशन वगैरह देखकर उनको, नहीं तो है ना अभी भी उनको सज़ा नहीं मिलती। समझ में आई चीज़। और बहुत सारे केसेस देखे हैं लोग, उनको जो मान लीजिए पीछे एक केस हुआ था, उसके अंदर क्या है, मर्डर वगैरह केस था, जो पॉलिटिशियन था कोई, उसका बेटा था, पॉलिटिशियन का बेटा, और अब वो छूट कर आ गया, उसको है ना लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला हुआ था, मतलब आजीवन कारावास था। और केस किस बेसिस पे छोड़ दिया गया उसको, कि इसने है ना बहुत अच्छा बिहेव किया था जेल के अंदर। लेकिन एक बात बताओ, चलो उसने अच्छा बिहेव किया, लेकिन जिस बंदे का उसने मर्डर किया वो बंदा वापस आ जाएगा क्या? सोचने वाली बात है ना। तो ये वाली चीज़ें हैं, और हो सकता है अच्छा बिहेव किया हो तो हो सकता है हाँ सज़ा माफ़ कर दे, कोई दिक्कत नहीं, इंसान की गलती है। लेकिन कोई अच्छा बिहेव नहीं किया, सारा का सारा क्या है, पॉलिटिक्स है, अपने जानते नहीं है क्या इन चीज़ों को, कोई और तो नहीं छूटा फिर यहाँ पे। नॉर्मल पर्सन, इनोसेंट पर्सन को क्या कर देते हैं, अंदर कर देते हैं। उल्टा जो इनोसेंट पर्सन है, जिसके साथ कुछ गलत हुआ है, उसी को क्या कर देते हैं, ब्लेम वगैरह करके कर देते हैं। अभी ये केस आपका यूपी वाला भी तो एक केस था ना, जहाँ पे क्या हुआ था, उनाव गांव वाला था आई थिंक, उसके अंदर जो एमएलएज थे उन्होंने उस लड़की के साथ उसका पूरी फैमिली ख़त्म कर दी, उसके साथ रैप वगैरह किया था। तो लास्ट में जाकर क्या हुआ, कुछ नहीं बना, उनको उनको गिरफ्तार किया, बाद में वापस छोड़ दिया, उन्होंने बाहर आकर क्या कर दिया, उस लड़की को जिंदा जला दिया। सोचने वाली बात है ना, बेचारी 2 किलोमीटर तक भागी थी वो जिंदा। सोच कर एक बार उसकी जगह खुद को रख कर देखो, उसको कितनी तड़फी होगी, वो कितना पैन हुआ होगा जब उसको जलाया गया था जिंदा। सोचने वाली बात है ना। तो ये वाली बात है, और वो क्या है, उनको कुछ भी सज़ा नहीं मिली, वो तो आज़ाद घूम रहे। समझ में आई चीज़। तो वो वाला कैसा बिल्कुल रियलिटी यहाँ पे इसने शो कर दी। क्या परपेट्रेटर जो अपराधी है वो क्या करता है, उसका तराजू पलड़ा भारी रहता है किससे, इनोसेंट से। तो परपेट्रेटर आई थिंक याद हो गया आपको। तो आप इसको यूज़ भी कर सकते हो कैसे, परपेट्रेटर जो मान लीजिए अपराध करता, किसी ने कोई किया है, आप ऐसे ही बोल सकते हो। जैसे मान लीजिए घर पे थोड़ी बात हो जाती है, तो जब मान लीजिए किसी की गिल्टी निकलती है, तो आप ऐसे बोलो छोटे टाइप का परपेट्रेटर, रियल में परपेट्रेटर नहीं बोल सकते उनको, ठीक है। जैसे मान लीजिए 2 बंदों की लड़ाई होगी, कज़न वगैरह की लड़ाई होगी, और लास्ट में जब एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस करना जरूरी है। जब आपकी किसी घर में आपके आपस में लड़ाई हो जाए, जिनकी दो बहुत ज़्यादा बनती हो आपस में, उनकी लड़ाई हो जाए, तो मुंह फुला के नहीं बैठना होता, एनालिसिस करो कि गलती किसकी है, और जिसकी गलती है वो क्या करें, सॉरी मांगे दूसरे से, क्योंकि जिसकी गलती है उसको सॉरी मांगना चाहिए। तो आपके रिलेशंस बने रहेंगे। रिलेशन निभाने का, रिश्ते निभाने का ये सबसे बेस्ट तरीका है क्या, कि है ना एनालिसिस करो, और जो गलती है जिस बंदे की वो क्या करे, वहाँ पे सॉरी मांगे। अगर बाई चांस वो नहीं मांगता है तो दूसरा बंदा है उसको समझाए कि ये मतलब थोड़े टाइम बाद कि ये गलत किया था, गलत चीज़ देख, अपना इतना अच्छा रिलेशन था, इतना 1 मिनट में अपने देखो इसको क्या कर दिया, ख़राब कर दिया। सोचने वाली बात है ना। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण भी तो गड़बड़ हो सकती है। तो इस तरीके से क्या करना है, आप रिश्ते बांधे रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वहाँ पे आप बोल सकते हो, बाद में जब मान जाए ना तो उसके बाद में बोलो तो परपेट्रेटर निकला, ठीक है, कि अपराध तेरा था। इस तरीके से याद हो जाए उसको, वो के याद हो जाएगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट वन में। नेक्स्ट वन में अपनी बात करें तो इम्ब्यू आता है। इम्ब्यू, जल्दी जल्दी मीनिंग बताओ, इम्ब्यू का मीनिंग क्या होता है, जल्दी जल्दी बताओ इम्ब्यू का मीनिंग क्या होता है। चलते हैं इसके कंप्लीट एनालिसिस पे। इम्ब्यू का मीनिंग होता है व्याप्त होना, मतलब फैला हुआ होना, किसी चीज़ में व्याप्त होना, भर देना, फिल कर देना, दिल में बैठा देना, दिल में बैठा देना कोई चीज़, रंग करना, रंगना, कलरफुल, कलर वगैरह करना, उसको भी बोलते हैं। मीनिंग यहाँ पे देखें तो स्प्रेड, फैलाना, और डिफ्यूज़ थ्रू, किसी के थ्रू डिफ्यूज़ करना। डिफ्यूज़ का मतलब फैलाना, किसी कोई चीज़ डिफ्यूज़ होती है ना, जैसे डिफ्यूज़न लेयर बनती है, समझ में आया चीज़। जैसे डायोड वगैरह की अपने बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो उसमें किसी ने पढ़ा होगा बाई चांस, तो थोड़ा सा ज़्यादा डिफ्यूज़ होते हैं वहाँ पे, एलिमेंट्स डिफ्यूज़ होते हैं, जो आपके नेगेटिव एलिमेंट होल्स वगैरह के बारे में बोलते हैं, पीएन जो आपके होते हैं बैस वगैरह, उसके अंदर जो डिफ्यूज़न होता है, तो उसके अंदर अपने क्या करते हैं, उसके चार्जेस वगैरह क्या करते हैं, उसके अंदर डिफ्यूज़ करते हैं, मतलब फैलाते हैं, मतलब भर देते हैं, उसको डिफ्यूज़ कर देते हैं। सिनोनिम डिफ्यूज़ है ही आपका। इंस्टिल का मतलब भर देना किसी चीज़ को, फिल का मतलब भी भर देना होता है। एंटोनिम में आए तो डिसइम्ब्यू हो गया, मतलब खाली कर देना, साफ कर देना। क्लींस का मतलब क्लियर करना, मतलब एक तो भरा हुआ कलर वगैरह एक आपने क्लियर कर दिया बिल्कुल।
और क्लियर तो आपका इसका मीनिंग होता ही है क्लियर यहाँ पे, ठीक है, समझ में आई ये चीज़। उसके बाद में अपने चलें यूजेज यहाँ पे देखें, ही मैनेज टू इम्ब्यू हिज एम्प्लॉयज़, उसने मैनेज किया कैसे ना कैसा करके, क्या इम्ब्यू हिज एम्प्लॉयज़ में भर दिया विद टीम स्पिरिट, किसके साथ भर दिया उनको, टीम स्पिरिट, जोश के साथ, टीम वाले जोश के साथ उनको भर दिया, ठीक है। एडिटोरियल में देखें, बट नो स्ट्रॉन्ग साइंस इम्ब्यूड पॉलिसी, लेकिन कोई साइंस इम्ब्यूड भरी हुई, साइंस से भरी हुई पॉलिसी नहीं थी, ये आपकी बात हुई थी, गवर्नमेंट के पास ऐसी पॉलिसी नहीं थी। और ये जो सेंटेंस था बहुत ही शानदार वाला सेंटेंस था, जो हैज़ के बाद में रिफ्लेक्शन ले रहा था, तो इस सेंटेंस को आपको वहाँ पे ये हाईलाइटेड फॉर्म में मिल जाएगा, इम्ब्यू लिखा हुआ, वहाँ पे जाकर एक बार इसको गो थ्रू जरूर करना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपका क्या है, ये आपका सेंटेंस है। जिन्होंने पढ़ लिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस एडिटोरियल को तो आप बार बार रिवाइज करो, क्योंकि ये एडिटोरियल बहुत अच्छे वाला एडिटोरियल था। समझ में आई चीज़, ये चीज़ आप जरूर करना। एक जो स्टैंड ऑफ वाला था ना, चाइना स्टैंड ऑफ वाला, वो भी बहुत शानदार वाला एडिटोरियल था, वहाँ पे भी अपने बहुत सारी चीज़ें, वहाँ पे तो अपने क्या था, डेप्थ में जाकर सीखी थी, हर चीज़ को एनालिसिस किया था। और इस वाला जो ये वाला एडिटोरियल था, इस एडिटोरियल के अंदर अपने क्या था, इस एडिटोरियल के अंदर आपको बहुत सारी नई चीज़ें मिली थी, बहुत ज़्यादा नई चीज़ें इस एडिटोरियल में अपने को मिली थी। और साथ में इंटरेस्टिंग एडिटोरियल है, क्योंकि जो हाथी की डेथ हुई है, एलिफेंट को मारा गया था, उसको किल किया गया था केरला में, उसके ऊपर आपका एडिटोरियल, तो इंटरेस्टिंग एडिटोरियल है आपका ये, ठीक है। इसको बार बार गो थ्रू कर लेना, इनकी वर्किंग वगैरह उनको देखो कि आप किस तरह से सेंटेंस आपके वर्क करते हैं, नए नए सेंटेंसेस कैसे आते हैं। पिक्चर में चलें तो ये कोई बंदा दिख रहा है क्या, ये कोई पर्सन है, और देखो कैसे देख रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये मक्खी उड़ती हुई दिख रही है क्या आपको, हनी बी है ये यहाँ पे, ठीक है, ये दिखाई दे रही होगी आपको, मधुमक्खी है यहाँ पे। तो इसने क्या कर रखा है, देखो इसने क्या कर रखा है, एक तरीका यूज़ कर रखा है, इसने प्रिंटेड शर्ट पहन रखी है, जिसपे क्या है, फूल वगैरह बने हुए हैं। तो मक्खी क्या कर रही है, आती है और आकर क्या हो जाती है, इसके जो फूल बना हो उसके ऊपर बैठ जाती है, फिर उसको पता लग जाता है ये तो नकली है, फिर वहाँ से उड़ जाती है। और ये देखो कैसे देख रहा है, ये किस तरीके से मक्खी को देख रहा है, ये दिख रहा होगा आपको। तो ये आपका क्या है, इम्ब्यू है, इसकी शर्ट जो है वो क्या है, भरी हुई है, किससे, फूल वगैरह जो आपके फ्लावर्स वगैरह उनसे भरी हुई है, जो क्या कर रही है, मक्खी को क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है इसकी शर्ट। समझ में आई आप लोगों की। और देखो खड़ा कैसे, बिल्कुल आराम से, समझ में आई चीज़। बगुला होता है ना, बगुला ऐसे ही खड़ा होता है, उस तरीके से खड़ा है, पता नहीं क्या करेगा इस मक्खी का। तो आगे अपने बात करते हैं, इम्ब्यू व्याप्त भरा हुआ होना, आप यूज़ कर सकते हो कोई भी चीज़ से। जैसे मान लीजिए मैं स्पिरिट जोश से भरा हुआ हूँ, आई एम एम्ब्यूड, मैं एम्ब्यूड हूँ किससे, फुल ऑफ स्पिरिट। फुल ऑफ स्पिरिट का मतलब क्या है, स्पिरिट है मेरे अंदर, बहुत ज़्यादा स्पिरिट है, अब मुझे कोई टेंशन नहीं, अब मैं एग्ज़ाम फोड़ दूंगा, क्योंकि मेरे अंदर स्पिरिट जो जोश है वो इम्ब्यू है, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा जोश इम्ब्यू कर रखा है मैंने, तो मैं एग्ज़ाम फोड़ दूंगा। इस तरीके से यूज़ करोगे आपकी याद हो जाएगा। नेक्स्ट वन में चलें, नेक्स्ट वन में आती है आपकी डेप्लोर। डेप्लोर, डेप्लोर का मीनिंग जल्दी जल्दी बताओ मुझे, डिप्लोर का मीनिंग क्या होता है, जल्दी से इसका मीनिंग यहाँ पे बताओ। आगे चलते हैं, अपने डेप्लोर का जो यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे कंप्लीट एनालिसिस देखते हैं। डिप्लोर का मतलब बरतसना, बतरसना करना, बरसना, 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 बतरसना नहीं होता, बरसना होता है, बरसना करना। बरसना का मतलब होता है आपका निंदा वगैरह करना। खेद प्रकट करना, खेद मतलब, खेद का मतलब खेद प्रकट करना नहीं है, खेद प्रकट करना नहीं है, खेद है, खेद का मतलब दुख प्रकट करना, दुखी होना, दुखी होना, सही है। मीनिंग में आए, एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल ऑफ, किसी चीज़ का स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल को एक्सप्रेस करना, मतलब डिसअप्रूव करना, इग्नोर करना, मना करना, इनकार करना, बहुत हाई लेवल पे। कंप्लेन, कंप्लेन का मतलब उसका अपोज करना, कंप्लेन का मतलब होता है शिकायत, ठीक है, अपोज ही हो गया। मोर्न का मतलब शोक, शोकाकुल होना, शोक करना, ठीक है, दुख करना। रेग्रेट का मतलब पछतावा भी बोल सकते हो, रेग्रेट का मतलब दुखी होना भी होता है। प्रेज अपने बात करें, एंटोनिम का मतलब किसी की प्रेज करना, प्रशंसा करना, तो अपोजिट हो जाए। अप्रूव का मतलब उसको अप्रूव करना, उसका सपोर्ट करना, स्वीकार करना। डिसअप्रूव का मतलब अस्वीकार करना, अप्रूव का मतलब स्वीकार करना, सपोर्ट करना, अपोजिट हो जाएगा एंटोनिम। यूजेस यहाँ पे देखें, इफ़ यू से, अगर आप कहते हो दैट यू डिप्लोर समथिंग, कि आप डिप्लोर करते कोई चीज़ को, डिप्लोर का मतलब उसका निंदा करते हो उसको, कोई चीज़ की, तो आलोचना करते हो, तो यू थिंक, आप सोचते हो, इट इज़ वेरी रॉन्ग एंड इमोरल, कि ये बहुत ज़्यादा गलत है, और क्या है, इमोरल का मतलब अनैतिक है। जब आप ऐसा करते हो तो आपको लगता है ये चीज़, क्योंकि जब आप इसकी डिप्लोर करते हो। इसके बाद एडिटोरियल में चलें, इंडियन कल्चर टू डेप्लोर, इंडियन कल्चर है डेप्लोर करने के लिए, मतलब दुख प्रकट करने, अपोज करने के लिए। व्हाट हैपेंड इन केरला, जो केरला के अंदर हैपन हुआ था, उसका जो अपने मिनिस्टर थे किसी ने, उन्होंने क्या बोला था, ये बात बोली थी, तो वहाँ पे गो थ्रू कर लेना कंप्लीट सेंटेंस के लिए, एडिटोरियल में जाकर वहाँ पे आपको हाईलाइटेड दिख जाएगा, डेप्लोर वो वाला सेंटेंस है।
अब यहाँ पे पढ़ें, यहाँ पे लिखा है लेट अस नॉट बिकम, हमें नहीं बनना चाहिए द एविल, एविल का मतलब दुष्ट व्यक्ति, गलत व्यक्ति, पापी नहीं बनना चाहिए, दैट वी डिप्लोर, जिसको हम क्या करते हैं, डिप्लोर करते हैं, जिसकी हम निंदा करते हैं, जिसका अपने अपोज करते हैं, वो व्यक्ति अपने को नहीं बनना चाहिए। मतलब क्या निकला कि बहुत सारे लोग, ये भी रियलिटी है, बहुत सारे लोग ज्ञान भरी बातें करते हैं बहुत ज़्यादा, सामने से कुछ अंदर से कुछ होते हैं, खुद मतलब ये रियलिटी तो वैसे ही है, हर बंदे की आदत है। वो क्या करता है, देखो खुद तो पता नहीं क्या क्या कितनी बेईमानी करता है, कितना डिसऑनेस्ट होता है, ठीक है, और सामने से क्या बातें करता है, वो सामने से ऐसे बोलता है कि क्या है, दिखाने की कोशिश की ये चीज़ें गलत होती है, और करता खुद वही चीज़ें सारी की सारी वही चीज़ें करता है खुद ही, जिसके बारे में, जिसका अपोज करता है कि ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे मान लीजिए अपने बोल दें कि किसी पर्सन को, मान लीजिए अपने कोई एम्प्लॉयज़ वगैरह उसकी बात करें, या फिर मान लीजिए कोई गरीब पर्सन है तो उसको क्या कर देते हैं, लात मार के निकाल देते हैं, घर पे कोई आया है तो। जैसे मान लीजिए कोई पड़ोस में आ जाए, कोई आ जाए तो यार गलत है, उन्होंने ऐसे किया, ऐसे नहीं करना चाहिए किसी के साथ। कोई रिलेटिव को भी धोखा दे देता है बिजनेस वगैरह के अंदर, तो अपने क्या करते हैं, बिजनेस वगैरह में धोखा नहीं देना चाहिए, लेकिन वो बंदा खुद ही क्या करता है, वैसा काम है करता है। और ये रियलिटी होती है लोगों की, मैक्सिमम की क्या रियलिटी होती है कि जो वो बोलते हैं ना, उसका उनका नेचर क्या होता है, उसके बिल्कुल अपोजिट होता है। समझ में नहीं आप लोगों, तो इन लोगों से आपको क्या करना है, बच के रहना है। तो जल्दी उन बंदों का क्या करना होता है, एनालिसिस करना होता है। चलो वो बातें बोले तो वो अच्छी बातें हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बातें चल रही है, बोल रहे हैं, लेकिन एनालिसिस करना है तो आपको क्या करना है, जल्दी से किसी पे भी क्या नहीं करना, रिलायबल नहीं होना, भरोसा नहीं करना आपको जल्दी से। ये चीज़ आप अगर लाइफ में आपको सक्सेस होना है तो आपको जल्दी से किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए जब तक आप उसका कंप्लीट एनालिसिस ना कर लो। समझ में आ रही है चीज़, जल्दी से इमोशनल होकर उसकी बातों में नहीं आना होता। ये चीज़ आप सीख जाओगे तो लाइफ में आप में कभी भी आपको क्या करना पड़े, क्या नहीं होगा आपके साथ, कभी गलत नहीं होगा, कभी आपके पिछड़ोगे नहीं लाइफ के अंदर, कभी आपकी लाइफ में डिक्रीमेंट नहीं आएगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे आपने किसी की बातों में आएगी तो इतना तगड़े वाला धोखा दे देता है पर्सन, बहुत तगड़े वाला धोखा, कि अपने क्या होते हैं फिर बाद में अपने पास सिर्फ रेग्रेट, पछतावा रह जाता है, और अपनी लाइफ परमानेंट बर्बाद हो जाती है। किसी भी वे में सोच लो, जिस वे में सोच रहे हो ना, उस वे में भी ये बात बिल्कुल सही है। समझ में आ रही है ना, समझ में आ रही है आप लोगों को जो ट्रेंड चल रहा है, जल्दी से धोखा मिल जाता है। मैं जिस चीज़ की बात कर रहा हूँ आप लोगों की समझ में आ रही होगी ना, तो जल्दी से किसी पर्सन पे इतना विश्वास नहीं करना चाहिए। समझ में आ रही है ना आप लोगों, लोग फ़ायदा उठाते हैं किसी भी चीज़ का। और इमोशंस जो आपके होते हैं तो उनको क्या करो, खुद से सोल्व करने की कोशिश किया करो। किसी पर्सन के साथ में इमोशनल होने की कोशिश मत किया करो, क्योंकि आपका इमोशंस का मैक्सिमम, ये लोगों की क्या है, एक दुनिया की क्या है, ये टेंडेंसी है इमोशंस का फ़ायदा उठाना। अगर आप इमोशनल होगे तो आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाएगा। ये चीज़ हमेशा आप क्या करना, ध्यान रखना। समझ में आ रहा है आप लोगों के, तो ये काम करना। तो डेप्लोर का यहाँ पे अपने समझ में आ गया होगा आपको। कोई भी चीज़ है, जैसे मान लीजिए कोई गलत चीज़ हुई है तो आप बोलो कि इसकी डेप्लोर करते हैं, यार ये गलत हुआ है, ये चीज़ गलत हुई है। जैसे मान न्यूज़पेपर वगैरह में न्यूज़ वगैरह आती है, कई गलत न्यूज़ आती है, मतलब कुछ गलत हुआ है उसकी न्यूज़ आती है, तो आप क्या बोलो, ये डिप्लोर करने वाली चीज़ है। मतलब इस चीज़ की तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे डिप्लोर होना चाहिए। इस तरीके से आपके क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। समझ में आ रही है चीज़। उसके बाद में अपनी बात करें, नेक्स्ट वोकेब आपकी आती है, नेक्स्ट वोकेब है एविसरेटिंग। एविसरेटिंग का जल्दी मुझे मीनिंग बताओ। एविसरेटिंग का मीनिंग क्या होता है, उसके बाद में इसका कंप्लीट एनालिसिस करते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एविसरेटिंग, जल्दी इसका मीनिंग बताओ। तो एविसरेटिंग का मीनिंग क्या होता है उसको देखने के लिए अपने इसका करते हैं कंप्लीट एनालिसिस। तो स्टार्ट करते हैं। एविसरेट जो है आपका, वहाँ पे आपका क्या था, एविसरेटिंग जो आपका क्या है, एडिटोरियल में आया था। तो जो रियल आपकी वोकेब है वो क्या है, एविसरेट है। तो एविसरेट का मतलब होता है अंतड़ी निकालना, ठीक है, आंत निकालना, आंत वगैरह निकालना। सार तत्व से रिक्त करना, रियल मीनिंग देखें तो सार तत्व का मतलब, सार का मतलब सार तत्व का मतलब होता है एलिमेंट। सार का मतलब जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, जो मेजर जो आपका क्या है एलिमेंट है, उसको रिमूव करना, उसको बोलते हैं सार तत्व से रिक्त करना, यानी एविसरेट है उसका मीनिंग। यहाँ पे दें रिमूव द कंटेंट्स ऑफ, किसी चीज़ के कंटेंट जो एलिमेंट्स है उनको क्या करना, रिमूव करना। सिनोनिम ड्रो का मतलब वैसे ड्रॉ करना होता है, डायग्राम वगैरह, और ड्रॉ भी करते हैं, ड्रॉ अटेंशन वगैरह ध्यान में लेना भी होता है, और ड्रॉ का मतलब खींचना भी होता है, ड्रॉ का मतलब निकालना भी होता है। एंजरी करना, ये आपका उस तरीके अंतड़ी निकालने से रिलेटेड चला जाएगा। एंटोनिम अनएंजर्ड हो जाएगा, मतलब एंजर्ड ना हो, उसको अंतड़ी ना निकाली गई हो किसी की, ठीक है। यूजेस में यहाँ पे देखें, टू एविसरेट ए पर्सन, एक पर्सन को एविसरेट करना, मतलब एविसरेट करना उस पर्सन को, और एनिमल को, मीन्स इस बात का मीनिंग होता है। तो ये जो आपका इन्फिनेटिव इसका क्या हो गया, मीन्स का सब्जेक्ट, डज मीन का सब्जेक्ट हो गया। किसी पर्सन, इसका एनिमल और पर्सन नहीं है सब्जेक्ट, टू एविसरेट इसका सब्जेक्ट है। जैसे मान लीजिए जेरेंड वर्क करता है ना सब्जेक्ट की फॉर्म में, वैसे आपका इन्फिनेटिव भी वर्क करता है। मतलब किसी पर्सन को एविसरेट करना क्या होता है, उसका मीनिंग होता है क्या,
टू रिमूव देयर इंटरनल ऑर्गन्स, ऑर्गन्स का मतलब जो उनके पार्ट्स वगैरह, इंटरनल अंग वगैरह है, पार्ट हैं, उनको क्या करना, रिमूव करना, ये मीनिंग होता है एविसरेट का। एडिटोरियल में था दैट इज एविसरेटिंग नेचर, जो कि क्या कर रहा है, नेचर को एविसरेट कर रहा है, नेचर को क्या कर रहा है, कमज़ोर बना रहा है, उस पर बात हुई थी। यहाँ पे डायग्राम में देखें तो यहाँ डॉक्टर वगैरह है, पेशेंट लेटा हुआ है, चीर फाड़ कर रखी है, ठीक है। तो ये मैंने ज़्यादा हाईलाइटेड फॉर्म में नहीं लिया इसको, ताकि ऑकवर्ड ना लगे ज़्यादा, ठीक है। और वैसे भी ऑकवर्ड वाली बात नहीं है, नॉर्मल प्रोसेस से यहाँ पे क्या हो रहा है, सर्जरी वगैरह हो रही है। तो यहाँ पे इसके ऑर्गन्स जो मान लीजिए अपने यहाँ पे बात करें, डॉक्टर्स वगैरह क्या करें, जो बैड ऑर्गन्स है, जो खराब हो चुके हैं, उन ऑर्गन्स को निकाला जा रहा है। तो उन ऑर्गन्स को क्या किया जा रहा है, एविसरेट किया जा रहा है, कि उन से ऑर्गन्स जो खराब हो चुके हैं उन ऑर्गन्स को। और एविसरेट का आप कैसे यूज़ करोगे, जैसे मान लीजिए तगड़े वाला यूज़ है इसका, तो शानदार यूज़ है, जैसे मान लड़ाई वगैरह होती है अपनी नॉर्मल, अपने करते ही रहते हैं कि फालतू बकवास नहीं, मुंह फोड़ दूंगा ऐसे बोलते हैं ना अपने, तो अब से मुंह फोड़ना मत बोलना ही है, करना नहीं है, समझे, ऐसे मुंह फोड़ना बोलते हैं, करना नहीं है, क्योंकि करने की कोशिश मत करना, कई बार क्या होता है उल्टा पड़ जाता है, खुद का मुंह फूट जाता है, समझे ऐसे। और ऐसा काम करना भी नहीं है, गलत चीज़ें होती है, वायलेंस वगैरह गलत चीज़ें होती है, मतलब मजाक मजाक में अपने बोलते हैं ना, वो वाला तरीका है। तो यहाँ पे क्या यूज़ करोगे, अपने बोलते हैं ना, फालतू बकवास नहीं मेरे साथ, अंतड़ी निकाल दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलना है, फालतू बकवास नहीं, एविसरेट कर दूंगा यहीं पे, ठीक है। तो एक बात है, ऐसे बोलो मैम, जो आपकी लड़ाई भी हो रही है ना, ठीक है, जो बहस वगैरह हो रही है वो भी खत्म हो जाएगी। वो बंदा क्या करेगा, मुझे पहले एविसरेट का मतलब बता, तो आप बोलना पहले सॉरी बोल फिर बताऊंगा। तो ऐसी चीज़ कज़न वगैरह बहन भाई में लड़ाई हो जाती है, तो क्या होता है, अपने क्या बोले कि फालतू बकवास नहीं मेरे साथ, एविसरेट कर दूंगा यहीं पे, ठीक है। तो वो तो आपकी लड़ाई रही थी, तो एकदम से वो लड़ते लड़ते क्या बोलेगा, तो दूसरा पर्सन है, बहन या भाई जो भी है, दूसरा पर्सन वो बोलेगा, रुक पहले एविसरेट का मीनिंग बता, मुझे नहीं पता, एविसरेट का मीनिंग बता। हो सकता है उस एविसरेट के मीनिंग के चक्कर में ज़्यादा लड़ाई बन जाए, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है, उस मीनिंग के चक्कर में मतलब आग में घी का काम भी कर सकता है ये, ठीक है। तो उसके चक्कर में लड़ाई बढ़ भी सकती है, हो सकता है कम भी हो जाए। प्लीज़ बता देना, एविसरेट का मीनिंग बता दे, फिर बोले सॉरी बोल फिर बताता हूँ या बताती हूँ क्या एविसरेट का मीनिंग, समझ में हो गया याद, इस तरीके से इसको याद कर सकते। नेक्स्ट वन में चलें तो नेक्स्ट वन में आता है आपका ह्यू। ह्यू का मीनिंग जल्दी जल्दी बता दो मुझे, ह्यू का मीनिंग क्या होता है, ह्यू का मीनिंग बता दो, उसके बाद में एनालिसिस करते हैं। चलो इसका एनालिसिस करते हैं। ह्यू का मतलब होता है रंग, मत, वर्ण। मत का मतलब किसी का मत क्या है, ओपिनियन को भी बोल सकते हो। वर्ण का मतलब उसका कलर वगैरह क्या है, रंग क्या है, कलर वगैरह, ठीक है, उसको बताता है। मीनिंग यहाँ पे दें, सफ्यूज विद कलर, कलर से भरा हुआ, व्याप्त होना। सफ्यूज का मतलब व्याप्त होना, भरा हुआ होना, किससे, कलर के साथ। टोन, टोन किसकी, टोन क्या है, टोन का मतलब उसका, यानी तेरी बोलने की टोन तो देख एक बार, मतलब ओपिनियन की फॉर्म में चला जाएगा। अच्छा उस बंदे की टोन क्या है इसके बारे में, मतलब ओपिनियन, तो टोन की फॉर्म में। शैड, शैड छाया, मतलब कलर्ड फॉर्म में हो तो कौन कौन से कलर की शेड है इसके ऊपर, छाया वगैरह की फॉर्म में अपने बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, शेड भी आपका मीनिंग हो जाएगी यू का। एंटोनिम वाइट हो जाता है। वाइट का मतलब कलर सारे के सारे मिक्स होने के बाद एक वाइट कलर, या फिर मान लीजिए बिल्कुल क्लियर वाइट कलर दिखे, मतलब कोई भी कलर ना दिखे, तो आपका क्या हो जाए, ह्यू का मतलब होता है बहुत सारे कलर्स का क्या होना, मेल होना। और वाइट का मतलब क्या होना, एक ही ओपिनियन होना, फिक्स ओपिनियन होना, सबका सेम होना। तो वहाँ पे यू नहीं होगा, वो सेम ओपिनियन हो जाएगा, वाइट ओपिनियन हो जाएगा। वाइट ओपिनियन बोलते हैं, उसका मतलब यही होता है कि आपस में आपके वाइट ओपिनियन जो नाम बोला जाता है वो किसके लिए यूज़ होता है, वाइट ओपिनियन यूज़ होता है आपका, सभी की एक ही मत हो उसके लिए यूज होता है आपका वाइट। तो वाइट का मतलब जिसमें कलर वगैरह ना हो उसको वाइट बोलते हैं। अपोजिट एंटोनिम सही है। यूजेज यहाँ पे देखें, सेट हेयर द यू एडजस्टमेंट ऑफ द इमेज। आपको क्या करना है, यहाँ सेट करना है यू एडजस्टमेंट, मतलब जो कलर्ड एडजस्टमेंट है इमेज के, इमेज में जो कलर्ड एडजस्टमेंट है उनको क्या करना है, सेट करना है। ये बात उसने बोले, सेट मतलब डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दिया है इंपेरेटिव केस में। एडिटोरियल में देखें तो आपका था पॉलिटिशियंस ऑफ मैनी यूज इन स्टेट्स। अपनों ने बात की थी वहाँ एडिटोरियल के अंदर कि पॉलिटिशियंस ने, वो जो आपकी कमेटी थी उसका क्या किया था, उन्होंने क्या किया था, उस कमेटी का अपोज किया था। समझ में आया चीज़, उन लोगों ने क्या किया था, उस कमेटी का अपोज किया था। और कौन से पॉलिटिशियन, वो अलग अलग यूज़ के, मतलब अलग अलग ओपिनियन वाले, अलग अलग टाइप के, जो अलग अलग कैटेगरी वाले जो पॉलिटिशियन थे उनकी बात हो रही थी। ऐसे नहीं है कि रंग बिरंगे पॉलिटिशियन थे, काले पीले थे, काले पीले पॉलिटिशियन नहीं थे। पिक्चर में देखें तो देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपको बहुत जगह मिलता है, आपके मोबाइल में मिलता है। जब आप कलर वगैरह करते हो किसी चीज़ में, तो जब आप उसके अंदर मिक्सचर के अंदर अपने ओपन करते हैं तो ये आपको मिल जाता है कि इसके अंदर कलर कॉम्बिनेशन आपको कौन सा लेना है। तो मिक्सचर होता है, ये बहुत सारे कलर यहाँ पे तो देखो, ये ग्रीन है, उसके बाद येलो है, ग्रीन है, रेड है, ठीक है, पिंक है, ठीक है, उसके बाद में ब्लू वगैरह, आसमानी वगैरह, सारे के सारे। और यहाँ थोड़ा आगे जाते हैं तो ये थोड़ा थोड़ा इनका क्या होता है, मिक्सर होने लग जाता है, तो हल्का हल्का वेरिएशन आने लग जाता है कलर का। तो ये ह्यू है आपका, पूरा का पूरा कलर का कॉम्बिनेशन है, इसको ह्यू बोलते हैं।
अब यू की बात करें तो आप यूज़ कर सकते हो कि हमारे भी अपने अपने यू होते हैं, ओपिनियन होते हैं। तेरा इसके बारे में क्या यू है, अलग अलग अगर आप कॉम्बिनेशन में देखें तो यहाँ पे यू देखते हैं अपने सबके यू क्या क्या हैं, उस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। समझ में आ रही है चीज़। और अपने ऐसे ही बोल सकते हैं अपने परिवार में मैक्सिमम क्या है, यू है। कलर आप फेस के लिए भी बोल सकते हो, फेस वगैरह जो स्किन कलर है उसके लिए बोल सकते हो कि क्या क्या कलर है, किसका क्या कलर है। अपने जो कलर है उनमें थोड़ा डिफरेंस है, इसका मतलब क्या है, सभी के अगर हल्का हल्का डिफरेंस भी होगा तो आप बोलोगे ये एक टाइप से अपनी फैमिली की बात करें तो एक यू के कॉम्बिनेशन हो गया, यू बन गया, क्योंकि सबकी स्किन में क्या है, हल्का हल्का डिफरेंस होता ही है। आप देख लेना किसी में येलोइश ज़्यादा होता है, कोई वाइट ज़्यादा होता है, कोई ब्लैकिश होता है, ठीक है, उस तरीके से। तो वो एक टाइप से क्या हो गया, यू कॉम्बिनेशन हो गया, उस तरीके से यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट में चलेंगे तो नेक्स्ट आपकी वो क्या आती है, वर्डेंट। जल्दी जल्दी मुझे बता दो वर्डेंट क्या होता है, मीनिंग बताओ उसका, उसके बाद में एनालिसिस करते हैं, थोड़ा स्पीड में करते हैं क्योंकि यहाँ पे वो केब कुछ ज़्यादा ही है, ठीक है, टाइम कंज्यूम हो रहा है ज़्यादा। तो वर्डेंट का मीनिंग बता दो जल्दी जल्दी, जल्दी से इसका मीनिंग बताओ। अब इसका कंप्लीट एनालिसिस कर लेते हैं। एनालिसिस में आए तो वर्डेंट का मतलब हरा भरा ताज़ा, हरा भरा ताज़ा बोलते हैं इसको, हरा भरा ताज़ा। मीनिंग यहाँ पे बोलें अबंडेंस ऑफ वर्डर, वर्डर का मतलब हरियाली, हरियाली के अबंडेंस का मतलब प्रचुरता, प्रचुर मात्रा को बोलते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा को बोलते हैं अबंडेंस। सिनोनिम ग्रीन हो ही गया आपका, फ्रेश ताज़ा आपका इसका सिनोनिम हो चुका है। एंटोनिम डेजर्ट मतलब रेगिस्तान जो कि हरा भरा नहीं होता वो, ड्राई का मतलब सूखा, वो भी क्या होता है आपका एंटोनिम हो जाएगा। यूजेस यहाँ पे देखें, चिल्ड्रन प्लेड ऑन द वर्डेंट पोलो फील्ड, चिल्ड्रन खेले किस पे, वर्डेंट पोलो, पोलो पोलो ग्राउंड होता है ना गेम, वो उसके ग्राउंड पे, वर्डेंट हरा भरा ग्राउंड है उस पर खेले थे। एडिटोरियल में ए विजन ऑफ वर्डेंट लैंडस्केप, जो विजन बताया था कि पॉलिटिशियन का विजन क्या होता है, लैंडस्केप को क्या करने का, एक्सप्लॉइट, शोषण करने के लिए होता है, कि वहाँ पे मिनरल्स वगैरह के लिए और जो कैश क्रॉप्स है, नकदी फसल वगैरह उगाने के लिए वो बात हुई थी, वो वाला था। आप उसको एडिटोरियल में गो थ्रू कर लेना, आपको मिल जाएगा कंप्लीट सेंटेंस। तो यहाँ पे अपने ए विजन आप बोलो सर ए विजन तो कहीं से सेटिस्फाई नहीं हुआ यहाँ पे, क्यों, क्योंकि ये तो क्या अकेला बचा सब्जेक्ट तो नहीं बनेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैंने इंडिकेट किया डॉट डॉट लगाकर कि ये एडिटोरियल में कहाँ पे यूज़ हुआ है। तो आपको कंप्लीट देखने के लिए एडिटोरियल में जाना पड़ेगा। पिक्चर में देखें तो आपको पानी बहता हुआ दिख रहा है ना, कितना शानदार सीन बना हुआ है, पानी बह रहा है, ऊपर हरियाली, तो ये क्या है, वर्डेंट है, ठीक है, हरियाली वगैरह, पानी वगैरह। तो ये चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो, जैसे खेत वगैरह आपने देखे, फील्ड वगैरह, तो आप बोल दो कि ये वर्डेंट है, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। पिक्चर में देख लो, उस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो कि शानदार वर्डेंट बना हुआ है यहाँ पे, कितना मस्त अट्रैक्शन वाला ये सीन है। वर्डेंट जो सीन है वो कितना अट्रैक्शन वाला सीन है, यहाँ पे देख लो आपको दिखाई दे रहा है कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव है ये आपका, समझ में आ रही चीज़, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन को दिखा रहा है। तो वो चीज़ है, जैसे फील्ड वगैरह में जाते हो बाहर हरियाली दिखाई देती है, घर के अंदर भी जो आपके बने होते हैं ना, गमले वगैरह लगाए होते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ पेड़ पौधे होते हैं, तो बोल दो कि ये थोड़ा वर्डेंट का पार्ट है, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट में अपने चलें तो नेक्स्ट वन में अपनी बात करें, नेक्स्ट वन में आपका आता है इंट्रूजन। इंट्रूजन का मतलब क्या होता है, जल्दी जल्दी मुझे बताओ इंट्रूजन का मतलब क्या होता है। अब चलते हैं इसके कंप्लीट एनालिसिस पे। तो कंप्लीट एनालिसिस करेंगे तो इंट्रूजन को स्टार्ट करते हैं। अनाधिकार प्रवेश, बिना अधिकार के प्रवेश करना। अनुचित हस्तक्षेप मतलब दखलंदाजी करना, बिना मतलब अनुचित मतलब जिसको उचित ना हो, नॉनसेंस फॉर्म में दखलंदाजी करना, हर बात पे दखल करना, बहुत सारे लोग ऐसा काम करते हैं, ठीक है। अनुचित दखल, ठीक है, पंगा, पंगा लेना किसी के साथ, फालतू टांग अड़ाना, पंगा लेना मतलब टांग अड़ाना, टांग अड़ाना बोल सकते हैं इंट्रूजन को आप। मीनिंग की बात करें, एंट्रेंस बाय फोर्स, एंट्रेंस का मतलब एंटर करना, किसी में प्रवेश करना बाय फोर्स के द्वारा और विदाउट परमिशन, या फिर विदाउट, या तो फोर्स के द्वारा जानबूझकर या विदाउट परमिशन के द्वारा क्या करना, एंटर करना। सिनोनिम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सिनोनिम आपका इन्वेजन हो जाएगा, जो सिनोनिम है इसके इन्वेजन मतलब अटैक की फॉर्म में, इन्वेड करना, अनाधिकार प्रवेश करना, इंटरवेंशन का मतलब हस्तक्षेप वगैरह करना। एंटोनिम की बात है हेल्प, एक तो आप सपोर्ट करो, एक क्या करो, देखो किसी ने कोई बात, देखो होता ही है अपने कोई काम करते हैं तो रिलेटिव्स का काम होता है मैक्सिमम, वो क्या करते हैं इंटरवीन करते हैं, बीच में इंटरवेंशन देते ही हैं अपना, क्या करते हैं वो हस्तक्षेप करते हैं कि ये तो ये आपके बच्चे ने ऐसे कर दिया, ये वो फालतू बातें करते ही रहते हैं, वो कुछ भी आप कर लो तो वो तो इंटरवेंशन करते ही हैं, ठीक है। और एक कुछ लोग आपके क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, तो अपोजिट हो गया ना, एक तो इंटरवेंशन का मतलब आपका अपोज भी हो जाएगा एक टाइप से, हस्तक्षेप करना, और एक हेल्प करना। रिट्रीट का मतलब क्या होता है, ये इन्वेजन की फॉर्म में, एक तो अटैक की फॉर्म में आना, अनिंदकार प्रवेश की फॉर्म में, रिट्रीट का मतलब वापस लौट जाना, तो आपका क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा। यूजेस यहाँ पे देखो, दिस इज इंट्रूसिव बिहेवियर, ये क्या एक इंट्रूसिव दखलंदाजी वाला बिहेवियर है, दैट डजंट बिलोंग, जो बिलोंग नहीं करता इन हेल्दी रिलेशनशिप्स। बिल्कुल शानदार वाली बात बोली है इस बंदे ने यहाँ पे, क्या, जो हेल्दी का मतलब रिलेशनशिप का मतलब आपका रिश्ता संबंध वगैरह जो आपके रिश्ते हैं वो क्या है, हेल्दी। हेल्दी का मतलब क्या होगा यहाँ पे मुझे बताओ, हेल्दी का मतलब ये है क्या कि जितने भी रिश्तेदार सारे मोटे मोटे हैं,
समझ आ रही है ये चीज़? जितने भी आपके रिलेटिव है, जो भी आपके रिलेटिव है, जो भी मान लीजिए अपनी बात करें रिलेशनशिप में, मान लीजिए हस्बैंड वाइफ वगैरह, बच्चे वगैरह सारे आ जाते हैं, रिलेटिव्स भी आ जाते हैं। जो रिलेशनशिप में हैं वो सारे के सारे क्या है, मोटे मोटे हैं। उनके लिए जो ताज़े तो क्या होंगे ताज़ा अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, जो अपने बोलते हैं तो वो क्या है, भोजन मोटे मोटे हैं, ठीक है, कुछ हेल्दी टाइप के हैं, ठीक है। तो उनके लिए ये यूज़ होगा क्या, हेल्दी रिलेशनशिप। हेल्दी रिलेशनशिप से आप क्या समझते हो कि जो जितने भी उस रिलेशनशिप में वो सारे सारे क्या होने चाहिए, मोटे होने चाहिए। तो मोटे नहीं होने चाहिए। हेल्दी रिलेशनशिप का मतलब रिलेशनशिप आपकी स्वस्थ है, इसका मतलब प्योर रिलेशनशिप है, खराब रिलेशनशिप नहीं है। समझ में आ रही है चीज़? तो खराब रिलेशनशिप नहीं है, उसको बोलते हैं हेल्दी रिलेशनशिप। और ये जो दिस इज जो इंट्रूसिव बिहेवियर है, हस्तक्षेप वाला बिहेवियर है, वो क्या है, बिलोंग नहीं करता हेल्दी रिलेशनशिप में। मतलब क्या निकला यहाँ से, ये शिक्षा मिली कि जब आपको रिलेशनशिप रखनी हो, अपनी बनाए रखनी हो रिलेशनशिप को, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंट्रूसिव बिहेवियर छोड़ना पड़ेगा, हस्तक्षेप वाला। समझ में आई चीज़? जैसे हस्बैंड वाइफ की अपने बात कर लें तो उसमें क्या हो कि हस्बैंड हर बात में वाइफ के क्या करें, इंट्रूजन करें, इंटरवेंशन करें, वहाँ पे इंट्रूजन वगैरह करे, हस्तक्षेप करे, कोई भी काम करे वो, तो उसके साथ ये से नहीं होता, ये से नहीं होता, हर बात पे टांग अड़ाए। और ये भी केस हो सकता है कि हस्बैंड कोई भी काम करे तो वाइफ हर काम में क्या करे, टांग अड़ाए। तो वो जो रिलेशनशिप है वो हेल्दी नहीं रहेगी, वो ख़त्म होने वाली है, और जल्दी ही वो ख़त्म हो जाती है, उसमें कड़वापन आ जाता है। तो हेल्दी रिलेशनशिप के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हेल्दी रिलेशनशिप के लिए आपको इंट्रूसिव बिहेवियर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सबकी अपनी अपनी क्या होती है, लाइफ होती है, उसके ऊपर आप क्या नहीं कर सकते। देखो एक चीज़ मैं बता दूं, हर बंदे की क्या होती है, जो लाइफ होती है उस पर उसका अधिकार होता है, वो उसकी लाइफ होती है, अपने फोर्स नहीं कर सकते। जैसे अपनी सोसाइटी की बात करें, समाज की बात करें, तो मैक्सिमम गर्ल्स की अपने बात करें, गर्ल्स पे वो बहुत ज़्यादा रूल्स थोप देते हैं, उनको अपनी लाइफ स्पेंड नहीं करने देते। समझ में आई चीज़? अच्छे से वो अपनी मर्जी से कुछ कर ही नहीं पाते, उनकी सोसाइटी के अकॉर्डिंग ही सब कुछ चलता है। जैसे मैरिज वगैरह भी होती है उनकी, तो मैरिज भी उनकी मर्जी से नहीं होती, उनको क्या करता है, किया जाता है, उनको बांध दिया जाता है एक टाइप से, ठीक है, कि हम कोई गलत, पेरेंट्स क्या बोलते हैं, हम कुछ आपके लिए गलत थोड़ी करेंगे, तो वो क्या करते हैं, हम जो आपके लिए कर रहे हैं वो अच्छा ही तो कर रहे हैं। तो एक टाइप से उसकी खुद की लाइफ नहीं रहती, उनकी खुद की जो थॉट्स वगैरह क्या कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है। और बॉयज़ के साथ भी बहुत सारों के साथ ऐसा होता ही है, लेकिन बॉयज़ के साथ इतना नहीं होता जितना गर्ल्स के साथ होता है। तो ये जो सोसाइटी का ये सिस्टम है, अपने को चेंज करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी आवारागर्दी करते रहो। बॉयज़ गर्ल्स कोई भी किसी की बात करें, किसी भी पर्सन की बात करें, आवारागर्दी, अगर आप गलत रास्ते पे चल रहे हो फिर तो बहुत ज़्यादा गलत है। फिर तो पेरेंट्स क्या करेंगे, इंटरवीन बीच में करना ज़रूरी हो जाता है, वहाँ पे कंट्रोल करना ज़रूरी हो जाता है, जो गलत चीज़ें होती है उसके लिए तो। और वैसे भी अपनी बात में रिलेशनशिप में बात करें तो हो जाता है कई बार कि कोई एक बंदा गलत वे में चलने लग जाए, तो उसको थोड़ा समझाया जा सकता है। समझ में आया चीज़? और हस्तक्षेप इंटरवीन उस वे में कर सकते हैं, उसको समझाने की फॉर्म में आप इंटरवीन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इंट्रूजन वहाँ पे हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर फिर भी वो बंदा ना माने तो देखो उसकी लाइफ, बहुत सारे केसेस मैंने देखेंगे, केसेस क्या हो जाते हैं, मर्डर तक हो जाते हैं, तो वो गलत चीज़ है। किसी की लाइफ के साथ आप खेल नहीं सकते, किसी की लाइफ ख़त्म नहीं कर सकते, उसकी लाइफ पे आपका कोई अधिकार नहीं है। बस क्या करो, एक सिंपल सा फंडा है, क्या करो, छोड़ दो उसको। जो बंदा मान लीजिए बहुत ज़्यादा गलत रास्ते पे चला गया, वापस लौटना ही नहीं चाहता, आ ही नहीं रहा वो, उसको बहुत समझाया आपने, तो क्या करो, ऐसे नहीं कि उसको अंदर से मतलब गुस्सा होकर कुछ भी गलत अटेम्प्ट करके उसकी लाइफ ख़राब कर दो, या कुछ भी कर लो, या खुद की लाइफ ख़राब कर लो, कुछ भी कर लो, ठीक है। तो ऐसा काम नहीं करना, मारा पीटी वगैरह जो होती है वो करो, ऐसा नहीं करना, क्योंकि वो उसकी लाइफ है, वो जैसे जीना चाहे जिए। जब उसको ही कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब उसको शर्म नहीं है बिल्कुल, तो अपने उसमें कुछ नहीं कर सकते। उसमें क्या करो, आप उस बंदे को क्या करो, छोड़ दो, उससे क्या हो जाओ, दूर हो जाओ। जो ऐसे लोग होते हैं उनसे क्या करो, अपने दूरी बना लो। तो ये मेथड होना चाहिए। लेकिन किसी की लाइफ पे आपका कोई अधिकार नहीं होता, आपके अकॉर्डिंग किसी की लाइफ नहीं चल सकती। उस बंदे का अधिकार, उसकी लाइफ पे खुद का अधिकार होता है, उसको समझाया जा सकता है। समझाया चीज़, बार बार उसको समझाया जा सकता है, लेकिन गलत वे में उसको गड़बड़ नहीं कर सकते। हाँ, गलत वे में वो जा रहा है तो उसको थोड़ा कंट्रोल की फॉर्म में, आप डिसिप्लिन की फॉर्म में ला सकते हो, जैसे पेरेंट्स की अगर अपनी बात करें तो उस तरीके से। लेकिन जो मान ली पॉजिटिव वे में जो किया जा रहा है, जो सोसाइटी के अंदर जो नेगेटिव चीज़ है, नेगेटिव जो रिवाज कस्टम्स वगैरह, उनको ख़त्म करना पड़ेगा। कि जहाँ पे उनको बेचारों कुछ उनके राइट्स छोड़ते नहीं है, जो उनका सबसे बड़ा जो अधिकार है, ज़िंदगी का अधिकार, वो भी अपने छीन लेते हैं, तो वो चीज़ अपनी क्या है, गलत है। आप समझ पा रहे हो ना मैं किस तरीके से बोलना चाहता हूँ? आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा। आगे अपनी बात में एडिटोरियल में चलें। टू एंड ऑल इंट्रूजन, सारे के सारे इंट्रूजन, हस्तक्षेप, इंटरवेंशन वगैरह को क्या करने के लिए, एंड करने के लिए, जो अपना इंटरवेंशन आया था ना, नेचर के साथ इंटरवेंशन जो ह्यूमन कर रहा है, उस तरीके से बात हुई, उसको पढ़ने के लिए आपको क्या करना है, पूरा एडिटोरियल, पूरे सेंटेंस के लिए पूरा एडिटोरियल पढ़ना पड़ेगा।
आगे पिक्चर में चलें तो यहाँ पे आंख वगैरह दिखाई दे रही है, इसका मतलब कोई ना कोई क्या कर रहा है, आप पे ध्यान दिए हुए हैं। एक टाइप से आप साइबर की फॉर्म में अगर इसको लेकर चलें अपने इंटरनेट वगैरह की फॉर्म में, तो हैकर को बोल सकते हो। हैकर का ये लोगो हो सकता है क्या, वो क्या कर रहा है, आपकी हर एक्टिविटी पे ध्यान रख रहा है। इसका मतलब क्या है, हर एक्टिविटी पे ध्यान रखना। जब भी आपने कुछ किया, जैसे आप कुछ भी एक्टिविटी करने जाते हो, अचानक से टपक जाए, बीच में अचानक से टपक जाए, इसका मतलब क्या, वो इंट्रूजन कर रहा है। समझ आए चीज़। तो ये बातें होती है। जैसे अपने बात करें, जैसे बहुत सारे रिलेटिव्स होते हैं, जैसे अपने नॉर्मल वे में, जैसे हाँ ये चीज़ एक बहुत नेगेटिव चीज़ है। ये चीज़ मैंने देखी है विलेजेस में, देखी गाँवों के अंदर, कि गर्ल्स वगैरह जब मान लीजिए कोई कपड़े वगैरह जैसे मान लीजिए कुछ पहन ले, जीन वगैरह जैसे पहन ले, तो उनके लिए क्या होता है कि ये गलत पहन लिए। रिलेटिव क्या बोलते हैं, इसको तो शर्म ही नहीं है, क्या पहन लिए, ये ऐसे कपड़े गर्ल्स पहनती है क्या, ये थोड़ी होता है, ये तो सिटी में चलता है, गलत है, संस्कार खत्म हो रहे हैं। तो कपड़ों से कभी संस्कार होते हैं क्या? ये चीज़ें संस्कार जो होते हैं, जैसे ये मान लीजिए ये भी चीज़ होती है आपकी क्या, घूंघट वाला, ये तो बहुत गलत चीज़ है, पर्दा प्रथा वाला। तो उसमें क्या होता है कि जो पढ़ी लिखी जो मान लीजिए गर्ल्स आती है, मैरिड जो मैरिज होती है उनकी, तो वो घूंघट वगैरह ना निकालें तो क्या करते हैं रिलेटिव्स, गांव में बात कर रहा हूँ, गांव में क्या करते हैं रिलेटिव्स सोसाइटी के अंदर बोलते हैं, बातें बनाने लग जाती हैं, तो घूंघट ही नहीं निकालती, इसको शर्म नहीं है। देखो एक बात ध्यान रखना, शर्म कभी घूंघट निकालने से नहीं होती, शर्म बंदे के अंदर खुद के अंदर होती है। जरूरी नहीं है जो घूंघट निकाले उसमें शर्म हो, जो घूंघट ना निकाले उसमें शर्म ना हो, ऐसा वहाँ से। और कपड़ों से कभी किसी के कैरेक्टर को डिफाइन नहीं किया जा सकता। समझ में आया चीज़, ये फैशन होता है। समझ में आ रही ना आप लोगों के बात। कपड़ों से किसी का कैरेक्टर डिफाइन नहीं किया जाता, कैरेक्टर पर्सन का खुद का होता है। कपड़े चाहे कितने अच्छे पहन लो, उसका कैरेक्टर खराब भी हो सकता है। और कपड़े मान लीजिए फैशन की फॉर्म में, नए जो फैशन के कपड़े पहने, तो उस बंदे का कैरेक्टर बहुत अच्छा हो सकता है। और ये लोगों की सबसे बड़ी गलत सोच ये है, जो जेंट्स में बहुत ज़्यादा होती है क्या, कि गर्ल्स को क्या करते हैं, कपड़ों से डिफाइन कर देते हैं कि उसका कैरेक्टर कैसा है, और उसके बाद में वो अपने अंदर अरमान जगाने स्टार्ट कर, कुछ भी सोचना स्टार्ट कर देते हैं। रेप केस का सबसे बड़ा कारण क्या है, यही सबसे बड़ा रीज़न है क्या, लोगों की थिंकिंग, कपड़े देखकर डिफाइन करना किसी के कैरेक्टर को, जो कि क्या है बहुत ज़्यादा गलत है। इससे घटिया सोच तो कुछ हो ही नहीं सकती, क्योंकि कैरेक्टर कपड़ों से डिफाइन नहीं होता, कैरेक्टर उस पर्सन के बिहेवियर से डिफाइन होता है, उसकी जो अपनी एक्टिविटीज़ है उसके कर्मों से डिफाइन होता है, ना कि कपड़ों से डिफाइन होता है। ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, और इस चीज़ को ख़त्म करना, ये चेंजेस अपने ला सकते हैं। तो ये बहुत गलत चीज़ है। अगर आप लोगों की ये थिंकिंग है, कपड़ों को देखकर अगर आप किसी का कैरेक्टर आंकते हो, बताते हो, तो ये बहुत गलत थिंकिंग है। और एक ये भी है स्माइल का भी, ये भी मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं, स्माइल पास करना, उसको भी लोग क्या करते हैं गलत वे में ले जाते हैं, कि उसको करेक्टर को डिफाइन कर देते हैं स्माइल से भी। तो स्माइल तो कोई भी पर्सन कर सकता है। स्माइल कब की जाती है, जब अपने मिलनसार फॉर्म में बात करें, जब कोई चीज़ अच्छी लगती है तब स्माइल पास की जाती है। तो इस चीज़ को गलत वे में नहीं लेकर जाना चाहिए। ये सबसे बड़ी कुरीतियाँ हैं, ये सबसे बड़ा कारण है क्राइम का। जितने क्राइम हो रहे हैं सबसे बड़ा रीज़न यही है, इनको जड़ से निकाल कर फेंकना ही होगा, तभी जाकर क्या होगा, ये क्राइम वगैरह खत्म होंगे। समझ में आई चीज़। तो इंट्रूजन को आप यूज़ कर लेना। जैसे मान लीजिए अपने कुछ भी काम करते हैं, जो मान लीजिए किसी ने बीच में हस्तक्षेप कर दी, तो आप बोलो, रिलेटिव्स को आप डायरेक्ट बोलोगे ना, तो देखो उनको गुस्सा आ जाएगा। ठीक है, आप पढ़ते हो तो बीच में वो कुछ ना कुछ गड़बड़, क्या हो गया पढ़ने से, क्या हो जाए, कौन सा सिलेक्शन हो जाए, कितने साल तो हो गए, इस तरीके से बोले। उनको बोलो आप है ना मेरे काम में प्लीज़ इंट्रूजन मत करो। तो वो बोले इंट्रूजन क्या होता है, आप बताना ही मत, उनको बताओ ही मत, आपके याद हो जाएगा, वो कन्फ्यूजन में रहेंगे। तो वो क्या हो जाएंगे, इंट्रूजन करते फिरेंगे, ये बोल क्या दिया, कौन सी कोई तगड़े वाली गाली दे दी क्या, समझ में नहीं है कुछ, उनके कुछ समझ में नहीं आएगा। थोड़े टाइम के लिए क्या होंगे, वो आपका पीछा छूट जाएगा। समझ आए जी, इस तरीके से। उसके बाद दोबारा आए तो इंटरवेंशन मत करो, फिर आए तो इन्वेजन मत करो। ठीक है, इस तरीके से आप उसके सिनोनिम यूज़ कर लेना। ठीक है, तो हेल्प करो, रिट्रीट करो, इस तरीके से आप यूज़ कर लेना। अपोजिट यूज़ करके आपके सिनोनिम एंटोनिम और याद हो जाएंगे उसी 1% पे, और उसकी क्या हो जाएगी, वाट लग जाएगी वहाँ पे, अगर उसको मीनिंग नहीं आता, अगर वो ज़्यादा उनको नॉलेज वगैरह नहीं है। क्योंकि जो एजुकेटेड है वो ऐसा काम तो वो एजुकेटेड तो ऐसा काम करते नहीं है, जो थोड़े कम एजुकेटेड होते हैं वही ऐसा काम करते हैं। और एजुकेटेड आपका क्या होता है, पढ़े लिखे होने से एजुकेटेड नहीं होता। एजुकेटेड का मतलब होता है माइंड डेवलप होना। बहुत सारे लोग जो अनपढ़ होते हैं उनका माइंड बहुत डेवलप होता है, बहुत अच्छे होते हैं, और बहुत पढ़े लिखे लोग उनको सेंस ही नहीं है, कुरीतियों को फैलाते हैं। ये वाला केस है। तो आई थिंक ये आपके क्लियर हो गया। तो ये आपकी क्या थी, लास्ट वोकेब थी। यहाँ तक आपके क्लियर हुआ। तो वोकेब को क्या करना है, रिवाइज करना बार बार, और यूजेज करो ज़्यादा से ज़्यादा। वोकेब करने का यही तरीका है, यूजेज करो। और जो अपना एडिटोरियल है ना, इसको बार बार रिवाइज किया करो, गो थ्रू किया करो। जो पॉइंट्स है ना, जहाँ पे आपको पता है कौन कौन से पॉइंट्स हैं, कहाँ पे मेन बातें हुई हैं, कहाँ पे नए नए सेंटेंसेज आए हैं, जो आपकी नई न्यू सेंटेंसेस थे, कॉन्सेप्ट आपके नए कॉन्सेप्ट आपको मिले हैं, उनको गो थ्रू करना है आपको बार बार। कौन से, जो आपका एडिटोरियल के अंदर है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट। वृक्ष उगाने के लिए सब अच्छे से अच्छे बीज उपयोग में लाते हैं, क्योंकि बीज ही यह निश्चित करता है कि उगने वाला पौधा एक वट वृक्ष बनेगा या कांटेदार झाड़ी। परंतु
उस वृक्ष का अस्तित्व सुनिश्चित करती है वो माटी, वो भूमि जिसमें वो बीज पनपेगा। क्योंकि यदि माटी बंजर हुई तो बीज सूखकर मर जाएगा, और यदि माटी में खारापन हुआ तो वो बीज एक छोटा सा पौधा बनकर ही सीमित रह जाएगा। इसलिए माटी पर ही निर्भर करता है कि कौन सा बीज भविष्य में एक विशाल वट वृक्ष बनकर सैकड़ों को घर देगा, सहस्त्रों को छाव देगा। यही संबंध है राजा और प्रजा के बीच। राजा यदि बीज है तो प्रजा है माटी। इसलिए यदि श्रेष्ठ शासक से उत्तम शासन पाना है तो प्रजा को स्वयं सावधान रहना होगा, निरंतर स्वयं पर कार्य करते रहना होगा, क्योंकि राजा इसी रज्ज से बनता है। इसलिए आवश्यकता राजा से अपेक्षा की नहीं है, आवश्यकता है स्वयं की कर्म परीक्षा की। नीति मेरी, नियति आपकी।